just so yesterday we have completed with that leave salary. Okay, so leave salary that we have discussed. Now the another point of discussion is the next point of discussion. We are discussing the various portion of salary, various components of salary. Okay, now see, yesterday we have discussed the leave salary. Now today we will going to discuss the, we have discussed up to this point. Okay, we have solved this example. Now we are up to, now we have to start from here. Okay, now gratuity. You see, gratuity, yesterday I told you, it is a gratuitous payment which is made by the employer to the employee at the time of retirement. A lump sum amount is paid by the employer to the employee. Okay, so as and when the employees get retired, okay, at the time of his retirement, the employer gives a lump sum amount as a gratuity to the employee. Okay, now see, as and when the employee receives this gratuity, what is its taxability? ठीक है, तो एक चीज याद रखना है कि देखो, ये लीव सैलरी में आपके पास ऑप्शन अवेलेबल था कि यू कैन रिसीव द लीव सैलरी ड्यूरिंग द सर्विस पीरियड, बट ग्रेच्युटी इज व्हाट, इट इज अ रिटायरमेंट बेनिफिट, सो यू कैन रिसीव ओनली एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट. एंड इन केस सपोज इफ यू विथड्रॉ द ग्रेच्युटी ड्यूरिंग द सर्विस पीरियड, चालू जॉब में अगर आपको ग्रेच्युटी मिलता है, जनरली नहीं मिलता है, लेकिन अगर मिला तो अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है या तो फिर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई, दोनों के लिए अगर चालू जॉब में ग्रेच्युटी रिसीव करता है तो इट इज फुल्ली टैक्सेबल. ओके, नाउ सी, वी हैव टू डिस्कस about the gratuity payable to the employee at the time of cessation of the employment, मतलब at the time of retirement, or as and when the employee leaves the job. जब अगर एम्प्लॉय जॉब छोड़ता है उस टाइम पे अगर उसको ग्रेच्युटी मिलती है, या तो फिर एम्प्लॉय रिटायर होता है उस टाइम पे उसको ग्रेच्युटी मिलती है, तो उसकी टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगी ये हमें समझना है. ठीक है, देखो ग्रेच्युटी की टैक्स ट्रीटमेंट क्या होती है. अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ओके, इफ द एम्प्लॉय इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड इफ ही रिसीव्स द ग्रेच्युटी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के टाइम पे अगर उसको ग्रेच्युटी मिली तो उसकी टैक्स ट्रीटमेंट क्या है. द ग्रेच्युटी इज फुल्ली एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स. ओके, सो वॉट एवर अमाउंट ऑफ द ग्रेच्युटी इज रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉय एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, इट इज फुल्ली एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स. ओके, which employee which is a government employee. Okay, तो अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ग्रेच्युटी मिलती है कब, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, तो इट इज फुल्ली एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स. लीव सैलरी जैसा ही है, लीव सैलरी में भी ऐसा था कि ग्रेच्युटी रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट, सॉरी, लीव सैलरी रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट एम्प्लॉय एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट. चालू जॉब में अगर ग्रेच्युटी या लीव सैलरी मिलती है वो फुल्ली टैक्सेबल है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, सबके लिए. But see, we are talking about the retirement benefit. Suppose the gratuity is there. Okay, तो अगर ग्रेच्युटी, देखो चालू जॉब में जनरली मिलती नहीं है ग्रेच्युटी, हमेशा क्या, इट इज अ रिटायरमेंट बेनिफिट. या तो आपको आपके रिटायरमेंट पे मिलता है, या तो फिर अगर आप जॉब छोड़ देते हो, यू लीव द जॉब, अगर आप जॉब छोड़ते हो उस टाइम पे आपको ग्रेच्युटी मिलती है. अगर रिटायरमेंट के टाइम पे ग्रेच्युटी आप रिसीव कर रहे हो तो आपको देखना है कि आप कौन से एम्प्लॉई हो. सपोज इफ यू आर अ गवर्नमेंट एम्प्लॉई, अगर आप कौन से एम्प्लॉई हो, यू आर अ गवर्नमेंट एम्प्लॉई, एंड इफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉई रिसीव्स द ग्रेच्युटी, उसकी टैक्सेबिलिटी क्या है, इट इज फुल्ली exempt from tax. It is fully exempt from tax. Okay, so you are not supposed to pay the tax. Okay, आपको कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है. In what which case, when you are the government employee. Now see, so far as non-government employees are concerned, non-government employee, अगर non-government employee को ग्रेच्युटी मिलती है, ओके, तो देखो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जो भी ग्रेच्युटी मिलती है उसके लिए आपको देखना है कि वो नॉन गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, वो लोग
दरवाजो बंद कर जैसे दिव्य से आ गाड़ी में हो जाए। हाँ, तो अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, ओके, तो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई को अगर ग्रेच्युटी मिल रही है, ओके, तो उसकी टैक्स ट्रीटमेंट क्या है? तो टैक्स ट्रीटमेंट उसकी डिपेंड करती है कि वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई, देखो हमारे इंडिया में एक पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 है। कौन सा एक्ट है? पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972। ओके, पेमेंट ऑफ इंडिया में एक कायदा बना हुआ है जिसके अंतर्गत अगर कोई भी एम्प्लॉयर है, कुछ नंबर ऑफ एम्प्लॉय करते हैं, तो वो एम्प्लॉय के लिए, मतलब वो एम्प्लॉयर को कंपल्सरीली अपने एम्प्लॉय को ग्रेच्युटी देनी पड़ती है। और कुछ एम्प्लॉयर ऐसे होते हैं कि भाई दे आर नॉट लीगली बाउंड टू पे दी ग्रेच्युटी, बट स्टिल दे पे द ग्रेच्युटी टू देयर एम्प्लॉइज। एक ऐसा है कि अगर आपने 20 से ज्यादा एम्प्लॉय आपकी कंपनी में रखे, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में रखे, तो आपको आपके हर एक एम्प्लॉय को एज पर दिस पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट यू आर सपोज टू पे द ग्रेच्युटी। लेकिन कुछ एम्प्लॉयर ऐसे 20 से कम एम्प्लॉय कर रखे हैं, तो ऐसे एम्प्लॉयर को ग्रेच्युटी पे करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन फिर भी एम्प्लॉयर क्या करता है कि भाई चलो एम्प्लॉय रिटायर हो रहा है, ग्रेच्युटी उसको देनी चाहिए, तो वो वॉलंटरीली ग्रेच्युटी देता है। ओके, तो देखो जो भी नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसको ग्रेच्युटी मिलती है, वो उस देयर आर टू पॉसिबिलिटी, आइदर दैट नॉन गवर्नमेंट इज रिसीविंग द ग्रेच्युटी एंड ही इज कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट एंड ही इज नॉट कवर्ड। देखो गवर्नमेंट को मिलता है तो क्या इट इज फुल्ली एग्जाम्प्ट। अभी नॉन गवर्नमेंट को मिलता है तो दो पॉसिबिलिटी है कि अगर उसको जो भी ग्रेच्युटी मिलती है, अगर उसका एम्प्लॉयर बड़ा एम्प्लॉयर है तो वो एम्प्लॉई क्या होगा, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में कवर्ड है। और उसका एम्प्लॉयर छोटा है, वो फिर भी ग्रेच्युटी दे रहा है, तो वो वॉलंटरी दे रहा है, तो वो क्या है कि नॉन कवर्ड है। मतलब उसको जवाबदारी में नहीं आता कि भाई वो अपने एम्प्लॉय को ग्रेच्युटी दे, लेकिन फिर भी वो दे रहा है। तो ऐसा एम्प्लॉयर भी अगर आपको ग्रेच्युटी दे रहा है, तो ऐसे एम्प्लॉई को हम क्या कहेंगे, नॉन कवर्ड एम्प्लॉय। और जो एम्प्लॉय कवर्ड है पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में उसको मिलता है, मतलब जो बड़ा एम्प्लॉयर है अपने एम्प्लॉय को ग्रेच्युटी देने के लिए बंधा हुआ है, और ही इज पेइंग द एक्ट ग्रेच्युटी अकॉर्डिंग टू दी पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, तो वो एम्प्लॉय को हम कहेंगे एम्प्लॉय कवर्ड अंडर दी पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट। देखो अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ग्रेच्युटी मिलती है तो व्हाट इज द टैक्सेबिलिटी? अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ग्रेच्युटी मिलती है तो दैट इज फुल्ली एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स। लेकिन नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलती है तो आपको देखना है कि वो एम्प्लॉय कैसा है, कि एम्प्लॉय इज कवर्ड बाय द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट और नॉट। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि एम्प्लॉय नॉट कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट। ओके, तो अगर एम्प्लॉय कवर्ड है तो आपको सब में दिया गया होगा कि ये एम्प्लॉय पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट के अंतर्गत कवर्ड है। और अगर नहीं कवर्ड है तो भी आपको एग्जांपल में दिया गया होगा वो नॉन कवर्ड है। ओके, तो अगर कवर्ड है तो क्या टैक्स ट्रीटमेंट है, अगर नॉट कवर्ड है तो क्या टैक्स ट्रीटमेंट है। ओके, तो सी પણ અહીંયા પેલું હશે ને એમાંથી કલમ કોઈ So see, अगर एम्प्लॉय नॉन गवर्नमेंट है तो देर आर टू पॉसिबिलिटी, ही इज कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट और ही मे नॉट बी कवर्ड अंडर द ग्रेच्युटी एक्ट। तो आपको सब में दिया होगा कि ये एम्प्लॉय कवर्ड है, एम्प्लॉय नहीं कवर्ड है। तो कवर्ड है तो उसके लिए टैक्स ट्रीटमेंट क्या है, और नॉट कवर्ड है तो उसके लिए क्या टैक्स ट्रीटमेंट है। ओके, तो जैसे मैं आपको अभी समझा रहा था कि भाई ग्रेच्युटी है, तो ग्रेच्युटी का देखो आप ऐसे समझिए कि भाई ये ग्रेच्युटी एम्प्लॉय को मिल रहा है, ठीक है। तो ग्रेच्युटी अगर एम्प्लॉय को मिल रहा है तो आपको देखना है कि भाई एम्प्लॉय कौन है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसके लिए ग्रेच्युटी क्या हो जाएगा, फुल्ली एग्जाम्प्ट। लेकिन अगर एम्प्लॉय क्या है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो आपको फर्दर देखना पड़ेगा कि ये एम्प्लॉय पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में कवर्ड है या नॉट कवर्ड है। अगर कवर्ड है तो डिफरेंट टैक्स ट्रीटमेंट है, अगर नॉट कवर्ड है तो डिफरेंट टैक्स ट्रीटमेंट है।
ओके, तो नॉन गवर्नमेंट में दो पॉसिबिलिटी है, कवर्ड एंड नॉट कवर्ड। ओके, तो हम देखते हैं अगर एम्प्लॉई कवर्ड है पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में तो उसकी टैक्स ट्रीटमेंट क्या है। तो आपको क्या करना है, देखो, इफ एम्प्लॉई इज कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, तो व्हाट विल बी द टैक्स ट्रीटमेंट। टैक्स ट्रीटमेंट इज लाइक दिस कि आपको ये तीन चीज कंपेयर करनी है। जैसे हमें यहाँ पे लीव सैलरी में चार चीज कंपेयर करते थे, जैसे यहाँ आपको ये तीन चीज कंपेयर करनी है, ग्रेच्युटी रिसीव्ड ₹20 lakh, एंड थर्ड पॉइंट इज द लेंथ ऑफ सर्विस मल्टीप्लाई बाय 15 days सैलरी। इतना आपको करना है, ग्रेच्युटी रिसीव्ड ₹20 lakh, लेंथ ऑफ सर्विस मल्टीप्लाई बाय 15 days सैलरी, ओके, बेस्ड ऑन लास्ट ऑन सैलरी। और ये तीनों को कंपेयर करना है, और ये तीनों में से जो लोएस्ट अमाउंट है उतना आपको एग्जम्पशन मिलेगा। अभी देखो, ये तीन चीज को आपको कंपेयर करनी है। इफ द एम्प्लॉई इज कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, तो आपको कितना एग्जम्पशन मिलेगा कि इफ एम्प्लॉई इज विच काइंड ऑफ एम्प्लॉई, एम्प्लॉई इज अ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई। अगर नॉन गवर्नमेंट है तो उसके साथ साथ वो क्या है कि एम्प्लॉई इज कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट। ओके, तो पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 में वो कवर्ड है, तो उसकी टैक्स ट्रीटमेंट आपको क्या करनी है। यू आर सपोज टू कंपेयर 3 आइटम्स। विच 3 आइटम्स? फर्स्ट, आपको देखना है कि भाई वो एम्प्लॉय को कितना ग्रेच्युटी रिसीव किया है, तो ये आपको सब में डायरेक्ट दिया होगा, तो आपको ये गिनने की जरूरत नहीं है, सब में दे दिया होगा। जैसे कल आपको मैंने बताया था कि भाई लीव सैलरी में मैक्सिमम लिमिट ऑफ एग्जम्पशन 3 लाख की है, वैसे ग्रेच्युटी में मैक्सिमम लिमिट ऑफ एग्जम्पशन कितना है, 20 लाख। तो सेकेंड पॉइंट आपका ये आएगा 20 लाख से आएगा, ये आपको याद रखना है। और थर्ड पॉइंट क्या है, तो थर्ड पॉइंट आपको देखना है, थर्ड पॉइंट इज दैट यू आर सपोज टू टेक थर्ड पॉइंट व्हाट, थर्ड पॉइंट इज व्हाट, लेंथ ऑफ सर्विस मल्टीप्लाई बाय दी 15 days सैलरी। ओके, तो सी आपको दो चीज, मतलब कैलकुलेशन तीन में से सिर्फ दो चीज तो आपको सब में से ही एक याद, ये एक याद रखना है आपको, ये 20 लाख, 20 लाख आपको याद रखना है, ये सब में दिया होगा, तो आपको सिर्फ थर्ड पॉइंट कैलकुलेट करना है। ओके, थर्ड पॉइंट में क्या है, तो कि भाई आपको थर्ड पॉइंट में लेंथ ऑफ सर्विस लेना है, उसको मल्टीप्लाई बाय क्या करना है भाई, 15 days सैलरी के साथ मल्टीप्लाई करना है, और इसका जो आंसर आएगा ये थर्ड आएगा। फिर ये तीनों को कंपेयर करो, और तीनों में से जो लीस्ट है, मतलब लोएस्ट है, जो लोएस्ट है उतना अमाउंट आपको ग्रेच्युटी में से एग्जम्पशन मिलेगा। ओके, इन विच केस, इन केस ऑफ एम्प्लॉय इज कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी। ओके, अभी हमें ये चीज कैलकुलेट करना सीखना है कि भाई लेंथ ऑफ सर्विस कैसे कैलकुलेट करेंगे और 15 days सैलरी कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये दो चीजें हमें सीखना है। ओके, तो ये दो चीज हमें सीखना है, और ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा इसका आंसर, और तीनों को कंपेयर करो, और तीनों में से जो लोएस्ट अमाउंट है दैट मच विल बी एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स। अभी देखो ये लेंथ ऑफ सर्विस कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो भी सब में दिया होगा, लेकिन देखो अब मैंने आपको लीव सैलरी में क्या बताया था कि अगर मैंने 10 साल और 11 महीने काम किया है तो आपको क्या देना है, कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। देखो यहाँ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस नहीं लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, लेंथ ऑफ सर्विस, मतलब आपने कितना पीरियड काम किया है। तो देखो आपको क्या करना है, जब भी आप पीरियड कैलकुलेट करते हो तो मोर देन हाफ ईयर अगर है कुछ, मोर देन हाफ ईयर मतलब 6 मंथ से ज्यादा है, तो आपको उसको फुल 1 ईयर कंसीडर करना है। और 6 मंथ से कम पीरियड है, ओके, इग्नोर द लेस देन हाफ ईयर, हाफ ईयर से कम पीरियड है तो उसको इग्नोर करना है। सपोज आई हैव वर्क फॉर 11 years एंड 7 months। तो देखो 11 years तो कंप्लीटेड है ही है, लेकिन ये 7 मंथ कैसा है, तो कि 6 मंथ से ज्यादा है, तो आपको क्या करना है, 6 मंथ से अगर ज्यादा है तो यू हैव टू कंसीडर इट एज ए 1 full year, you have to consider this as a 1 full year। okay, so what will be my service period, my service period will be 12 years, my service period will be 12 years। देखो ये आपको पूरे सैलरी में जितने भी सम्स आते हैं, सिर्फ एक यही एक कंपोनेंट ऐसा है जिसमें आपको पीरियड इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ होता है, तो उसको 1 full year गिनते हैं।
बाकी सभी दूसरे जो भी पॉइंट है वो सब में पीरियड ऑफ सर्विस जो होता है, अगर 6 है वो फ्रैक्शन में दिया है तो आपको इग्नोर ही करना है, आपको सिर्फ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस ही लेना है। लेकिन एक यही केस है ग्रेच्युइटी कवर्ड वाला केस, उसमें आपको याद रखना है कि ग्रेच्युइटी कवर्ड में पीरियड इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ इज टू बी कंसीडर्ड एज वन फुल ईयर। ओके, तो पीरियड मोर देन 6 मंथ है तो उसको फुल मंथ गिनना है। अगर एग्जैक्ट 6 मंथ है तो भी इग्नोर करो। सपोज मैंने 11 ईयर एंड 6 मंथ काम किया, 11 मंथ सॉरी 11 ईयर एंड 6 मंथ काम किया। देखो ये 6 मंथ है, 6 मंथ से ज्यादा नहीं है, तो 6 मंथ को भी इग्नोर करना है। लेकिन मैंने अगर ऐसा किया 11 ईयर 6 मंथ एंड 1 डे, देखो अभी पीरियड क्या हो गया ये वाला, इट इज इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ, तो इसको हम 1 फुल ईयर गिनेंगे तो मेरा सर्विस पीरियड कितना होगा, ये 11 प्लस दिस 1, so total 12. Okay, so see, you should remember that any period in excess of 6 months is to be considered as one full year. तो अगर पीरियड 6 मंथ से ज्यादा है तो उसको आपको 1 फुल ईयर कंसीडर करना है। ओके, तो हमें लेंथ ऑफ सर्विस तो गिनना आ गया। अभी नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, 15 डेज सैलरी। अभी 15 डेज सैलरी कहां से लाएंगे, तो 15 डेज सैलरी कैसे कैलकुलेट होता है, देखो 15 डेज सैलरी मीन सैलरी लास्ट वन, मतलब जब एम्प्लॉय रिटायर हुआ तब उसको कितनी सैलरी मिली थी। अभी सैलरी में मैंने आपको बताया बहुत सारा एम्प्लॉय को मिलता है, सब नहीं लेना। ओके आपको उसका पूरा बेसिक दे देना है और पूरा डीए, देखो पूरा डीए जितना बेसिक है और जितना डीए है, तो लास्ट महीने में जो महीने में वो रिटायर हुआ उस टाइम पे उसको जितना भी बेसिक सैलरी मिला है, जितना भी डीएनएस अलाउंस मिला है, दोनों का टोटल कर लो, मल्टीप्लाई बाय 15 करो, डिवाइडेड बाय 26 करो। ओके, मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइडेड बाय 26 करना है तो आपको क्या मिल जाएगा, 15 डेज सैलरी। जनरली मुझे 15 डेज सैलरी कैलकुलेट करना है तो क्या करूंगा मैं कि भाई मेरा एक महीने का, मतलब यहाँ इनकम टैक्स में महीने को 30 डेज गिनते हैं, ठीक है। तो अगर एक महीने का सैलरी 20,000 है, अगर मुझे 15 दिन तक गिनना है तो मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइडेड बाय 30। ओके, तो मुझे मिलेगा भाई 10,000, तो ये मेरा हाफ महीने का सैलरी हो गया, 15 डेज सैलरी हो गया। ठीक ठीक है। लेकिन जनरली क्या होता है कि एक महीने में 4 संडेज की छुट्टी होती है। ओके, तो वो डेज कर देते हैं। और यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर 15 डेज सैलरी कैलकुलेट करना है तो आपको लास्ट महीने में जितना बेसिक मिला है वो बेसिक ले लो, लास्ट महीने का डीए ले लो। ओके, ये दोनों का टोटल करके सपोज ये फिगर आई, मल्टीप्लाई बाय 15 करो, डिवाइडेड बाय इंस्टेड ऑफ 30 वी विल टेक व्हाट 26। तो ऐसा करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 15 डेज सैलरी। तो 15 डेज सैलरी मिल गया। तो आपने दोनों चीजें कैलकुलेट करना सीख लिया यहाँ पे कि भाई लेंथ ऑफ सर्विस में क्या करना है कि जिस सर्विस पीरियड आपको दिया होगा, लेकिन अगर 6 मंथ से ज्यादा पीरियड है, सपोज 11 ईयर एंड 8 मंथ्स, तो 8 मंथ्स इज मोर देन 6 मंथ, तो 8 मंथ्स को आप क्या करेंगे, 1 फुल ईयर कंसीडर करेंगे, मतलब 11 ईयर प्लस 1 फुल ईयर, सो दैट इज 12 ईयर। 12 ईयर यू आर सपोज टू टेक। एंड 15 डेज सैलरी कैसे कैलकुलेट करेंगे कि लास्ट महीने में जब रिटायर हुआ तो एम्प्लॉय को जितना भी बेसिक दिया, जितना, देखो यहाँ डीए पूरा लेना है। मैंने लीव सैलरी में क्या बताया कि यहाँ पे जब आप डीए लेते हो लीव सैलरी में, तो आपको लीव सैलरी में जब भी आप डीए लेते हो तो आपको डीए उतना पोर्शन ही लेना है जितना रिटायरमेंट बेनिफिट में कंसीडर किया जाता है। अगर आपको सब में ऐसा दिया है लीव सैलरी की कि भाई 20% ऑफ द डीए विल बी यूज्ड टू कैलकुलेट द रिटायरमेंट बेनिफिट, तो आपको पूरा डीए नहीं लेना है, डीए का सिर्फ 20% लेना है। लेकिन यहाँ पे इन केस ऑफ ग्रेच्युइटी कवर्ड नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए कवर्ड वाला केस है, आपको देखो वेन एवर डीए इज पेड, मतलब वॉट एवर अमाउंट ऑफ डीए इज देयर, ओके, द होल अमाउंट ऑफ डीए यू आर सपोज टू टेक। ओके, डीएनएस अलाउंस और बेसिक उसको जो महीने में रिटायर हुआ वो महीने का पूरा आप डीएनएस अलाउंस ले लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यू विल गेट दी फुल अमाउंट ऑफ, मतलब यू विल गेट व्हाट, यू विल गेट दी लास्ट मंथ सैलरी, 15 डेज सैलरी। ओके, और उसको आपको क्या करना है, 15 डेज सैलरी के लिए बेसिक और डीए का टोटल किया, मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइडेड बाय 26 करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, सैलरी 15 डेज सैलरी मिल जाएगा। ये 15 डेज सैलरी को आपको लेंथ ऑफ सर्विस के साथ मल्टीप्लाई करना है तो आपको थर्ड पॉइंट का आंसर मिलेगा। देखो ये सब में दिया होगा ग्रेच्युइटी रिसीव्ड 20 लाख आपको याद रखना है और थर्ड का आपको कैलकुलेशन करना है। और फिर ये तीनों का जो आंसर आता है
ये तीनों को हम कंपेयर करेंगे और तीनों में से जो लोएस्ट है उतना हमें क्या मिलेगा, एग्जम्पशन मिलेगा। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? यहाँ तक समझ में आया? एनीवन हैज एनी डाउट हियर? हेलो समझ में आ रहा है? यस सर। ओके बेटा, नाउ सी देखो इसका एक छोटा सा एग्जांपल हम देखते हैं तो आपको थोड़ा क्लैरिटी आ जाएगा। फिर हम ये नॉन कवर्ड वाला केस है वो हम बाद में समझते हैं, लेकिन इसका एक एग्जांपल है, वो एग्जांपल कवर्ड वाले का ले लेते हैं, ठीक है? तो ये वाला एम्प्लॉई है, देखो ये नॉट कवर्ड वाला, ये कवर्ड वाला ये रहा कि एक मिनट, मैंने दोनों एग्जांपल नॉट कवर्ड के ही लिए हैं। ओके चलो, यहाँ पे दो एग्जांपल दिए मटेरियल में, लेकिन दोनों में क्या लिखा है, नॉट कवर्ड वाला है, ठीक है? और ये भी नॉट कवर्ड वाला है, तो यह है नॉट कवर्ड, हमें कवर्ड वाला दे रखना है। तो हम एक एग्जांपल बना देते हैं तो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। सपोज समझ लो कोई एक मिस्टर एक्स है, ठीक है? कोई एक मिस्टर एक्स है, ठीक है? वो मिस्टर एक्स ये हमारा जो प्रीवियस ईयर है 2021 में रिटायर हो रहा है, 2021 में रिटायर हो रहा है। और वो कितना साल सर्विस करके रिटायर हुआ कि 10 महीना और 8 महीने, सॉरी 10 इयर्स, वो कितना पीरियड काम करके रिटायर हो रहा है कि वो 10 इयर्स और 8 महीने काम करके वो रिटायर हो रहा है, ठीक है? जब वो रिटायर हुआ, उसको रिटायरमेंट के टाइम पे उसको ग्रेच्युइटी मिली, और वो ग्रेच्युइटी इसको मिली, सपोज समझ लो 3,50,000 उसको ग्रेच्युइटी मिली। कितनी ग्रेच्युइटी मिली उसको? 3,50,000 उसको ग्रेच्युइटी मिली, ठीक है? जब वो रिटायर हुआ तो वो महीने में लास्ट में उसको जो बेसिक सैलरी मिला था, तो बेसिक सैलरी पर मंथ वॉज ₹18,000, और उसको जो डीए मिला, डीएनएस अलाउंस, दैट वाज अगेन 18,000। ओके, उसको 18,000 बेसिक मिला, 18,000 डीए मिला, ठीक है? और उसको जब रिटायर हुआ तो रिटायरमेंट के टाइम पे ग्रेच्युइटी कितना मिला? 3,50,000। और इस केस में आपको बोला है कि यू फाइंड आउट दी टैक्सेबल अमाउंट ऑफ ग्रेच्युइटी। अगर आपको बोला गया ये सम में यहाँ पे आपके इसका कितना ग्रेच्युइटी टैक्सेबल होगा, कि यू फाइंड आउट दी टैक्सेबल ग्रेच्युइटी। आपको बोला है कि टैक्सेबल ग्रेच्युइटी इसका कैलकुलेट करो। तो मैंने आपको क्या बताया, देखो अगर आपको बोला गया है कि ये केस में एम्प्लॉई इज कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युइटी एक्ट, एम्प्लॉई पेमेंट ऑफ ग्रेच्युइटी एक्ट में कवर्ड है, तो ये एजम्पशन करके आप कैलकुलेट करेंगे भाई इसका टैक्सेबल लीव सैलरी, सॉरी ग्रेच्युइटी कितना होगा। देखो एम्प्लॉई कवर्ड है, तो कवर्ड वाले केस में हम क्या करते हैं, वी कंपेयर 3 थिंग्स। वन, ग्रेच्युइटी रिसीव्ड, तो ग्रेच्युइटी रिसीव्ड कितना है, आपको मैंने सम में बताया कि भाई ग्रेच्युइटी रिसीव्ड कितना है। तो हमने ये सम में देखा कि भाई ग्रेच्युइटी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट उसको कितना मिल रहा है, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ही इज रिसीविंग 3,50,000 एज अ ग्रेच्युइटी। तो ग्रेच्युइटी रिसीव्ड इज ₹3,50,000, ठीक है? तो हमें पहला आंसर मिल गया, 3,50,000 ये सम में दिया हुआ, ठीक है? सेकेंड पॉइंट, ओके, दैट इज व्हाट, दैट इज दी ₹20 लाख। ये क्या है कि मैक्सिमम लिमिट ऑफ एग्जाम्पशन विच इज डिस्क्राइब बाय द गवर्नमेंट, मतलब उसको मैक्सिमम 20 लाख से जितना एग्जाम्पशन मिलता है। तो 2 पॉइंट मिल गए। अभी हमें थर्ड क्या कैलकुलेट करना है, थर्ड इज व्हाट, यू आर सपोज टू कंसीडर व्हाट, कि भाई 15 डेज सैलरी, उसका आपको 15 डेज सैलरी कैलकुलेट करना है, मल्टीप्लाई बाय उसका जो सर्विस पीरियड है वो,
ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद जो अमाउंट आएगा ये हमारा थर्ड फिगर होगा। अभी हम उसका सर्विस पीरियड लेते हैं। भाई सर्विस पीरियड उसका कितना है, तो देखो उसने कितना महीना काम किया है, 10 साल और 8 महीने। मैंने क्या बताया कि अगर कवर्ड वाला केस है और अगर कंप्लीटेड ईयर के ऊपर अगर 6 महीने से ज़्यादा पीरियड है तो उसको 1 फुल ईयर कंसीडर करना। 6 महीना और उससे कम है तो उसको इग्नोर कर देने का। देखिए यहाँ तो 10 महीना और 8 साल 10 साल और 8 महीना है, तो वी विल कंसीडर दिस एज 1 फुल ईयर। मतलब उसका सर्विस पीरियड कितना होगा, 10 ईयर प्लस 1 ईयर, तो टोटल 11 ईयर इज अ सर्विस पीरियड। तो हमें देखो ये मिल गया, सर्विस पीरियड हमें मिला 11 मंथ्स। तो सर्विस पीरियड हमें मिला 11 मंथ। उसको हमें किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि भाई 15 डेज सैलरी, ओके, जो लास्ट ड्रॉन सैलरी है उसका 15 मंथ, तो लास्ट में उसको बेसिक कितना मिला, जब रिटायर हुआ उस टाइम पे उसको बेसिक मिला था 18,000 और डीएनएस अलाउंस भी मिला था 18,000। सो टोटल उसको 36,000 बेसिक एंड डीए, मतलब बेसिक और डीए का अगर लास्ट ड्रोन का हम टोटल करें तो बेसिक, देखो आपको क्या करना है कि लास्ट ड्रोन जो भी बेसिक है, ओके, लास्ट ड्रोन जो भी बेसिक है वो बेसिक लास्ट ले लेंगे और लास्ट में जो उसको मिला डीए वो ले लेंगे। ओके, तो बेसिक हमारा 18,000 है और डीए भी 18,000 है। तो टोटल हमारा कितना हुआ, 36,000। उसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 15 करेंगे और डिवाइडेड बाय 26 करेंगे। ओके, तो अगर ये हम करते हैं 36,000 मल्टीप्लाई बाय 15,000, ओके, तो ये 36,000 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइडेड बाय 26 हम करते हैं तो ये हमें फिगर मिला, ये 20769। ओके, तो 20769, ये फ्रैक्शन इग्नोर करते हैं, तो सी 20769 ये हमें मिला 15 डेज सैलरी। टू क्या फिगर था, 20769। ओके, तो 20769 ये हमें क्या मिला, दिस इज हिज 15 डेज सैलरी। 15 डेज सैलरी हमने क्या किया, उसको लास्ट में कितना बेसिक मिला, लास्ट में कितना डीए मिला, दोनों का टोटल किया, 36,000 आया, मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइडेड बाय 26 किया, हमें फिगर मिला 20,769। तो ये हमें देखो 11 मंथ हमारे पास, देखो हमें 15 डेज सैलरी भी हमें मिल गया, हमारे पास सर्विस पीरियड भी है। तो 20769 मल्टीप्लाई बाय 11 करेंगे तो हमें हमारा थर्ड फिगर मिल जाएगा। ओके, तो देखो ये इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 11 करेंगे तो हमें ये फिगर मिला 2,28,461। सो 2,28,461 ये हमें फिगर मिला। ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके 2,28,461, ओके, 461। देखो यहाँ अभी मेरे पास तीनों फिगर है। ग्रेचुइटी रिसीव्ड 3,50,000 है, मैक्सिमम लिमिट ऑफ एग्जाम्पशन कितनी है, 20 लाख, और 15 डेज सैलरी मेरा कितना आया, 2,28,461। तीनों में से जो सबसे कम होगा दैट मच विल बी अलाउड एज ए एग्जाम्पशन। तो ये तीनों में से सबसे कम कौन सा वाला है, हेलो, कौन सा वाला सबसे कम, ये वाला 2,28,461 ये वाला लोएस्ट है। तो इतना अमाउंट मुझे एग्जाम्पशन मिलेगा। ओके, मतलब टैक्सेबल कितना होगा, देखो जब मैं रिटायर हुआ मुझे ग्रेचुइटी कितनी मिली, 3,50,000। ओके, तो 3,50,000 मुझे ग्रेचुइटी मिली और इसमें से ये वाला जो अमाउंट है मेरा 2,28,461, तो 2,28,461 इतना क्या हो जाएगा, इसमें से एग्जाम मतलब इतने अमाउंट पे टैक्स नहीं लगेगा। तो बाकी का जो अमाउंट है दैट विल बी माय टैक्सेबल ग्रेचुइटी। तो दैट विल बी माय टैक्सेबल ग्रेचुइटी। तो ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस आता है, ओके, तो देखो ये जो फिगर आता है -35, 3,50,000 कर देते हैं, तो ये जो आया 1,21,538, 1,21,538
538, this is what, this is my taxable gratuity. ओके, तो बहुत सिंपल सा है लीव सैलरी, जितना आपको कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत सिंपल सा है। आपको सिर्फ ये तीन चीज़ें कंपेयर करनी है। ओके, कौन सी तीन चीज़ें? यू आर सपोज टू कंपेयर ग्रेच्युटी रिसीव्ड ₹20 लाख, लेंथ ऑफ सर्विस। लेकिन यहाँ क्या ध्यान रखना है, अगर 6 मंथ से ज़्यादा पीरियड है यू हैव टू कंसीडर इट एज 1 फुल ईयर। और 15 डेज सैलरी कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्योंकि उसको जो भी डीए मिला है वो डीए ले लो, जो भी बेसिक मिला है पूरा बेसिक ले लो, पूरा लेना है दोनों अमाउंट, ठीक है, दोनों पूरा अमाउंट ले लो और मल्टी उसका टोटल करो। और ये टोटल करेंगे, इसको हम कहेंगे लास्ट ड्रॉन सैलरी। उसको मल्टीप्लाई बाय 15 करो, डिवाइडेड बाय 26 करो, तो आपको 15 डेज सैलरी मिल जाएगा। 15 डेज सैलरी मल्टीप्लाई बाय सर्विस पीरियड करोगे तो यू विल गेट व्हाट, दी ये थर्ड वाला आंसर मिलेगा। तीनों को कंपेयर करो, तीनों में से जो लोएस्ट है that much will be exempt from tax. Sir. Hello. Yes. Hello. Yes. Sir, why that is divided by 26? मैंने आपको बताया ना बेटा, 26 क्यों लेना है? कि जनरली महीने में 4 दिन छुट्टी रहती है, हॉलीडेज। तो अगर मेरे को 15 डेज का गिनना है तो हम मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइडेड बाय 30 करेंगे, तो आपको हाफ मंथ का सैलरी मिल जाएगा। ओके, 15 डेज का सैलरी मिल जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, 26 लेने के पीछे लॉजिक यही है कि भाई महीने में 4 दिन छुट्टी रहती है, तो 4 दिन निकाल देंगे तो हमें इफेक्टिव सैलरी उसका मिलेगा, इसीलिए डिवाइडेड बाय 26 किया जाता है। एंड दिस इज प्रिस्क्राइब्ड बाय द इनकम टैक्स एक्ट। ओके, दैट्स व्हाई द 26 इज टेकन। अंडरस्टूड? समझ में आया बेटा? हेलो? यस सर। ओके, तो ये वाला पॉइंट हमने देखा किसके लिए? एम्प्लॉइज, दोज एम्प्लॉइज हु आर कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ gratuity. Now there are certain employees who are receiving the gratuity from their employer. Employer से उसको gratuity मिलती है, but they are not covered under the payment of gratuity act. Payment of gratuity act के अंतर्गत वो covered नहीं है। तो क्या करेंगे? देखो इसके जैसा ही है, पहले दो पॉइंट देखो। ग्रेच्युटी रिसीव्ड आपको लेना है, तीन चीज को कंपेयर करनी है और सी ग्रेच्युटी रिसीव्ड ₹20 लाख, और थर्ड इज व्हाट, ये परसेंटेज गलत लिखा गया है यहाँ पे, 10 मंथ एवरेज सैलरी। ओके, तो 10 मंथ एवरेज सैलरी लेना है, मल्टीप्लाई बाय, देखो यहाँ क्या लिखा है, कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, YOS मतलब कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। यहाँ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस लेना है, कौन से वाले केस में? नॉट कवर्ड वाले केस में। तो आपको 10 मंथ का एवरेज सैलरी लेना है। ओके, तो 10 मंथ का एवरेज सैलरी जब जिस दिन रिटायर हुआ वो महीने के आगे के 10 महीने। ओके, सपोज आई एम रिटायर्ड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, तो अक्टूबर के आगे के 10 महीने का मुझे सैलरी लेना है। ओके, और वो सैलरी में मुझे क्या लेना है? बेसिक सैलरी। जैसे जैसे हमने लीव सैलरी में पढ़ा था वैसे ही कि जो लास्ट 10 मंथ है उसका हमें बेसिक लेना है, डीएनएस अलाउंस। लेकिन डीएनएस अलाउंस कैसा लेना है? ये डीएनएस अलाउंस का उतना ही पोर्शन जो रिटायरमेंट बेनिफिट कैलकुलेशन के लिए यूज होता है। सपोज आपको 5000 डीए मिलता है, लेकिन सब में ऐसा लिखा है कि भाई 50% इज यूज फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, तो आपको डीए पूरा 5000 नहीं लेना है, उसका 50% 2500 लेना है। लेकिन कवर्ड वाले केस में मैंने क्या बोला है कि जितना भी हो पूरा डीए ले लो। यहाँ पे देखो, यहाँ डीए के ब्रैकेट में व्हाट एवर डीए इज पेड दैट इज टू बी कंसीडर, बट हियर क्या लिखा है? जितना परसेंटेज उसको रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए यूज होता है वो डीए लेना है। और कमीशन, सो बेसिक डीए और कमीशन लेना है। लेकिन कमीशन भी कैसा? क्योंकि बेस्ड ऑन टर्नओवर, तो उसका जो टर्नओवर होता है वो टर्नओवर के बेस पे अगर उसको कोई कमीशन एम्प्लॉय को मिलता है, मतलब सपोज एम्प्लॉय सेल्स का एम्प्लॉय है और वो जितना सेल्स करता है उसका कुछ परसेंटेज उसको कमीशन मिलता है, तो कमीशन लेने का। अगर कमीशन का डायरेक्ट अमाउंट दे दिया है, डोंट टेक द कमीशन, you have to take the commission only if that commission is given as a percentage of turnover. If it is not given as a percentage of turnover, you are not supposed to take it. So if employee is not covered, then how to calculate the same? Let us discuss. ये कवर्ड वाला तो समझ में आ गया आपको। अभी एम्प्लॉय नॉट कवर्ड, तो कोई भी सम आपको ग्रेच्युटी का आता है, अभी तो MCQ है तो उतना जरूरत नहीं सम करने की, लेकिन
अगर फाइनल एग्जाम फिजिकल होता है और एग्जाम्स आते हैं तो उस टाइम पे आपको ध्यान रखना है। तो अगर एम्प्लॉय कैसा है, एम्प्लॉय इज रिसीविंग व्हाट, एम्प्लॉय इज रिसीविंग द ग्रेच्युटी, एम्प्लॉय को ग्रेच्युटी रिसीव होता है। ओके, एम्प्लॉय इज रिसीविंग ग्रेच्युटी। एम्प्लॉय कैसा है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, और वो भी कैसा है, नॉट कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट। कवर्ड वाला हमें आगे देखा, अभी एम्प्लॉय अगर नॉट कवर्ड है तो हमें क्या करना है, तो तीन चीजें कंपेयर करनी है। वन, ग्रेच्युटी रिसीव, ग्रेच्युटी रिसीव कि एम्प्लॉय को कितना ग्रेच्युटी मिला, ये आपको सब में दिया होगा, ले लो। सेकेंड पॉइंट, मैक्सिमम लिमिट, देखो वहां पे भी ग्रेच्युटी में 20 लाख मैक्सिमम लिमिट थी कवर्ड वाले केस में, नॉट कवर्ड वाले में भी लिमिट 20 लाख ही है। ओके, ओके, तो 20 लाख हमने ये ले लिया। अभी थर्ड क्या है कि 10 मंथ एवरेज सैलरी, 10 महीने की एवरेज सैलरी लेनी है। ओके, 10 मंथ एवरेज सैलरी लो, मल्टीप्लाई बाय सर्विस पीरियड। सर्विस पीरियड वो भी क्या लेना है, ओनली कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, उसने जितना कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस है उतना ही आपको लेना है। और ये तीनों के जो आंसर आते हैं वो तीनों को कंपेयर करने हैं, और तीनों में से जो लोएस्ट है उतना आपको क्या मिलेगा, एग्जाम्पशन। देखो यहाँ सिर्फ डिफरेंस यहाँ पे, बाकी के ऊपर के 2 पॉइंट सेम है। वहां पे हम क्या लेते थे, लास्ट ड्रॉन सैलरी, यहाँ 10 मंथ का सैलरी लेना है, मतलब जो महीने में रिटायर हुए उसके आगे के 10 महीने में आपको जितना बेसिक मिला है वो बेसिक ले लो, डीए का जितना परसेंटेज फॉर्मिंग पार्ट बोला है वो ले, और कमीशन लेना है वो भी 10 महीने का, और वो भी कम इफ इट इज गिवन एज अ परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। तो ये तीन ले लो, 10 और 10 महीने का, और उसको 10 महीने का सैलरी का टोटल करो, डिवाइडेड बाय 10 करो, मतलब आपको क्या मिल जाएगा, 10 मंथ एवरेज सैलरी मिल जाएगा। उसको आपको क्या किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, मतलब सपोज मैंने 10 साल और 11 महीने काम किया है तो भी यहाँ मैं कितना लूंगा, ओनली कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। तो कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस यहाँ पे कितना, यहाँ पे कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस 10 है, तो 11 महीना पूरा इग्नोर कर दूंगा। कवर्ड वाला केस में क्या है, 6 महीने से ज्यादा वाला पीरियड को मैं 1 ईयर फुल कंसीडर करूंगा। लेकिन नॉट कवर्ड वाले केस में, लीव सैलरी में, वो दोनों में क्या कॉमन है कि भाई दोनों जगह पे आपको एवरेज सैलरी कैलकुलेट करनी है, दोनों जगह पे आपको सर्विस पीरियड कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस लेना है। ओके, तो कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस आपको सर्विस पीरियड लेना है, सर्विस पीरियड हम कितना लेंगे, कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। ओके, और फिर हम ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, जो आएगा आंसर ये यहाँ लिखेंगे, एंड कंपेयर दिस थ्री, एंड विच एवर इज लोएस्ट दैट विल बी अलाउड एज ए exemption. Okay, so how much exemption will be available, that we have to understand. तो देखो एक सम है वो करते हैं, फिर हम ये दूसरे पॉइंट पढ़ते हैं। छोटा सा सम, देखो 2 सम दिए लेकिन हम आज एक ही करेंगे, दूसरा सम हम आफ्टर योर एग्जाम वी विल डिस्कस। अभी आपके लिए कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। ओके, सो सी, ये एक केस है, देखो मिस्टर राज इज नॉट बीइंग कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी। देखो वो पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट के अंतर्गत कवर्ड नहीं, आपको सब में दे दिया गया। अगर कवर्ड होता तो कवर्ड भी लिख दिया होता, कवर्ड आता तो ये आपको क्या रखना है, 15/26 वाला आएगा, और नॉट कवर्ड है तो क्या आएगा, 10 मंथ सैलरी वाला आएगा। तो देखो राज इज नॉट बीइंग कवर्ड बाय द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट। नाउ ही रिटायर्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1920। देखो ये 1920 वाले प्रीवियस ईयर में वो रिटायर होता है, कौन सी कंपनी से, XYZ लिमिटेड से, मतलब वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई नहीं, XYZ प्राइवेट लिमिटेड से रिटायर होता है, एंड रिसीव्स ₹45,000 एज ए ग्रेच्युटी। देखो रिटायरमेंट के टाइम पे उसको ग्रेच्युटी कितना मिला, 45,000। ओके, आफ्टर सर्विस ऑफ 40 years and 11 months। ओके, उसने 40 साल और 11 महीने काम किया। ओके, नाउ हिज एवरेज मंथली सैलरी ड्यूरिंग द लास्ट 10 मंथ्स। देखो लास्ट महीने का, लास्ट 10 महीने का उसका एवरेज सैलरी आपको दे दिया गया, गिन के ही दे दिया गया कि लास्ट 10 महीने का उसका एवरेज सैलरी 2200 है, और इट इज आस्क्ड टू यू दैट यू डिटरमाइन द टैक्सेबल ग्रेच्युटी फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। तो आपको देखो ये सम हम करते हैं तो आपको समझ में आएगा कि आपको ये नॉट कवर्ड वाला केस है, तो हम क्या करेंगे, हम तीन चीज कंपेयर करेंगे। वन, दैट इज ग्रेच्युटी रिसीव्ड,
ग्रेचुइटी रिसीव्ड, एम्प्लॉय को कितना ग्रेचुइटी मिला। तो ग्रेचुइटी रिसीव्ड हम लेंगे, तो यहाँ आपको सम में कितना दिया है ग्रेचुइटी, ही रिसीव्स ₹45,000 ग्रेचुइटी, मतलब उसको ग्रेचुइटी कितना मिला एम्प्लॉयर से 45,000। सेकेंड पॉइंट आपको याद रखना है, दिस इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ एग्जम्पशन दैट इज ₹20 लाख। ओके, सो सी यहाँ हम ये फिगर ले लेते हैं एक बार 20 लाख। ओके, एंड द थर्ड फिगर इज व्हाट वी आर सपोज टू टेक व्हाट, देखो ये नॉट कवर्ड वाला केस है, हमें क्या करना है 10 मंथ एवरेज सैलरी, लास्ट 10 मंथ का जो एवरेज सैलरी आपको सब में दिया है, 10 मंथ एवरेज सैलरी हमें लेना है मल्टीप्लाई बाय कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस या फिर सर्विस पीरियड, कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है। तो देखो ये हमें आपको सब में दे दिया गया है कि कितने साल वो काम करता है, तो कि 40 ईयर्स एंड 11 मंथ। देखो 40 ईयर एंड 11 मंथ में, लेकिन मैंने आपको क्या बोला है सिर्फ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस लेना है, मतलब ये 11 मंथ को हम इग्नोर करेंगे, तो यहाँ उसका सर्विस पीरियड कितना होगा कि 40 ईयर्स। अभी उसका 10 मंथ का सैलरी आपको कैलकुलेट करके दे दिया गया, लास्ट 10 मंथ का उसका एवरेज सैलरी कितना है, तो कि 2200। तो लास्ट 10 मंथ में उसको सैलरी 2200 रुपया मिलता था, तो 22 मतलब 2200 मल्टीप्लाई बाय 40 हम करेंगे तो हमें जो फिगर मिलेगी वो कितनी मिलेगी, इट इज दिस वन। ओके, गलती है, आपको 10 मंथ एवरेज सैलरी जो कैलकुलेट करना है, देखो यहाँ यस यहाँ पे ये जो पॉइंट मैंने आपको पढ़ा है ना, यहाँ पे 1/2 करना था, हाफ मंथ, यहाँ ये परसेंटेज का साइन दिख रहा है ना आपको, ये परसेंटेज 1/2 लिखने का ट्राई किया है लेकिन छपा नहीं है बराबर, यहाँ 1/2 करना है, तो 1/2 करना है जो भी आपका एवरेज सैलरी है और उसको कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस से कंप्लीट करना है। देखो यहाँ 15 डेज सैलरी था, मतलब इसको 15/26 करेंगे, और यहाँ क्या करेंगे जो भी एवरेज सैलरी है आपकी आई उसको कंप्लीट ईयर ऑफ सर्विस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, या तो फिर उसको पहले 1/2 करेंगे और उसको कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस के साथ कैलकुलेट करेंगे। तो मतलब ये जो अमाउंट आता है दोनों का जो अमाउंट आता है, ये अमाउंट को आपको क्या करना है, सी हाफ मंथ सैलरी लेना है, हाफ मंथ एवरेज सैलरी, हाफ मंथ एवरेज सैलरी। तो पहले एवरेज सैलरी के लिए 10 मंथ की सैलरी कैलकुलेट करो और वो 10 मंथ की सैलरी है उसका हाफ करो। देखो 10 मंथ सैलरी आपको दे दिया गया 2200 और उसका हाफ हम करेंगे, तो मल्टीप्लाई बाय 1/2 हम इसको करेंगे तो यहाँ आएंगे 1100, मतलब ये 40 मल्टीप्लाई बाय 1/2 करना है, 40 मल्टीप्लाई बाय ये, या तो फिर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके जो भी फिगर आती है उसको आप हाफ कर दो, तो आपको हाफ मंथ एवरेज सैलरी मिल जाएगा। तो 40 मल्टीप्लाई बाय 2200 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आपको हाफ मंथ एवरेज सैलरी मिल जाएगी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें इस सम के सॉल्यूशन में, तो 2200 उसका क्या किया 1/2 कर दिया और उसको 40 से डिवाइड किया, मतलब 1100 हुआ 1/2, उसको 40 से डिवाइड किया, 40 से मल्टीप्लाई किया, मतलब ये हमारा जो लास्ट वाला फिगर आया तो ये 1100 आएगा, मतलब या तो फिर डायरेक्ट ऐसे करो 40 मल्टीप्लाई बाय 22,000, मतलब ये आएगा 88 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 44,000 आएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो ये जो जो सैलरी एवरेज सैलरी ना उसका 1/2 लेना है। ओके, तो 40 मल्टीप्लाई बाय हम करेंगे 1100। ओके, तो ये मुझे थर्ड वाला फिगर मिल गया 44,000। तो आपके पास अभी तीनों फिगर हो गई, देखिए फर्स्ट इज 45,000, this is the gratuity which you have received, this is the maximum limit of exemption and this is the अमाउंट विच वी हैव कैलकुलेटेड। ये तीनों को हम कंपेयर करेंगे और तीनों में से जो लोएस्ट है उतना हमें एग्जम्पशन मिलेगा, तो तीनों में से जो लोएस्ट है उतना हमें एग्जम्पशन मिलेगा। तो तीनों में से लोएस्ट कौन सा है, यू कैन सी हियर द लोएस्ट फिगर इज 44,000। तो आपको ग्रेचुइटी मिला कितना है आपके एम्प्लॉयर से, सी यू हैव रिसीव्ड द ग्रेचुइटी ऑफ ₹45,000 और ये तीनों को कंपेयर करने के बाद आपको पता चला कि भाई 44,000 इज द लोएस्ट फिगर,
तो इतना मुझे एग्जम्पशन मिलेगा, मतलब इतने अमाउंट पे टैक्स नहीं लगेगा। तो टैक्स कितने पे लगेगा? ओनली 1000 ग्रेच्युइटी इज अ टैक्सेबल ग्रेच्युइटी। तो 1000 टैक्सेबल ग्रेच्युइटी रहेगा। अंडरस्टूड? सो मैंने कवर्ड वाला ग्रेच्युइटी का केस डिस्कस किया, हमने नॉट कवर्ड वाला केस ग्रेच्युइटी का डिस्कस किया। So covered and not covered, both case of gratuity we have discussed. There is one another example given, but see, you ignore that example. Okay, I just understand the concept. I hope that you have understood the entire concept of gratuity. Okay, कि covered वाले केस में क्या टैक्स ट्रीटमेंट करनी है, not covered वाले केस में क्या टैक्स ट्रीटमेंट करनी है, that you have understood. Okay, समझ में आ गया बेटा? तो shall I move to the next Yes, point? sir. Okay, तो हम Yes. पेंशन पे मूव करते हैं। ओके देखो, पेंशन इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। पेंशन इज ऑल्सो काइंड ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। ओके, नाउ सी, इफ यू रिसीव द पेंशन, देन पेंशन की क्या टैक्स ट्रीटमेंट है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो आपको मैंने बताया था कि पेंशन जो होता है, तो देर आर, सो फार एज पेंशन इज कंसर्न, देखो पेंशन क्या होता है पहले वो समझ लो। पेंशन, ठीक है, ये जो पेंशन है, आप रिटायर हो जाते हो उसके बाद हर महीने आपको एक छोटा सा अमाउंट सैलरी का मिलता रहता है आफ्टर योर रिटायरमेंट, तो दैट इज कॉल्ड पेंशन। बट yesterday I have discussed with you one concept of commuted pension and another concept that we have discussed was uncommuted पेंशन। मतलब कम्यूटेड पेंशन और अनकम्यूटेड पेंशन क्या है? देखो, आपको रिटायरमेंट के बाद सपोज हर महीने एक कुछ फिक्स अमाउंट मिलता है, सपोज समझ लो हर महीने आपको 7000 मिलता है, तो ये 7000 पेंशन आपको हर महीने जो आपको मिलता है आपके एम्प्लॉयर से, तो ये 7000 जो महीने पे मिलने वाला पेंशन है उसको हम क्या कहेंगे? वी विल कॉल इट एज ए अनकम्यूटेड पेंशन। तो दिस इज नोन एज व्हाट, जो हर महीने हमें पेंशन मिलता है वो पेंशन हम कहेंगे अनकम्यूटेड पेंशन। ठीक है, सपोज आप रिटायर होते हो, उस टाइम पे आपका पेंशन पर मंथ 7000 फिक्स होता है और 7000 आपको हर महीने मिलने वाला है। अगर 7000 हर महीने आप रिसीव करोगे तो उसको हम क्या कहेंगे? वी विल कॉल इट एज ए अनकम्यूटेड पेंशन। लेकिन अब जब आप रिटायर होते हो ना, तब आपका एम्प्लॉयर आपको ऑप्शन देता है कि भाई आपको हर महीने 7000 पेंशन नहीं चाहिए, तो आप कुछ पोर्शन आपको मैं एडवांस में दे देता हूँ। अगर आपका एम्प्लॉयर ऐसा कहता है कि यू सेक्रीफाइस योर 50% ऑफ पेंशन एंड आई विल गिव यू 5 लाख रुपीज, तो अगर 5 लाख रुपये आप ले लेते हो और आपको सेक्रीफाइस कितना करना है, तो 50% ऑफ योर पेंशन, मतलब अगर अभी आप 5 लाख रुपये एडवांस में पूरा ले लेते हो तो अभी आपको 50% ही नेक्स्ट में मिलेगा। तो इंस्टेड ऑफ 7000 नाउ यू विल रिसीव 3500 पर मंथ। ओके, so by sacrificing a certain portion of uncommuted pension, if you receive some lump sum amount, तो सपोज मैंने 50% मेरा अनकम्यूटेड को सेक्रीफाइस करके मैंने लमसम अमाउंट सपोज 5 लाख ले लिया, तो 5 लाख मुझे जैसे ही रिटायर होता है उसी दिन मुझे कम्यूटेड मिल जाता है। ओके, लेकिन 5 लाख में ले लेता हूं तो फिर क्या होगा? जो मुझे हर महीने 7000 मिलने वाला था उसकी जगह पे मुझे सपोज समझ लो मेरा एम्प्लॉयर बोलता है कि 50% ले कम हो जाएगा लेकिन आपको 5 लाख मिल जाएगा, तो ये जो 5 लाख मिलता है उसको हम क्या कहेंगे? कम्यूटेड पेंशन। ओके, नाउ सी द कल आपको मैंने बताया था कि अगर आप अनकम्यूटेड पेंशन रिसीव करते हो आपके एम्प्लॉयर से, अगर आपको आपके एम्प्लॉयर से अनकम्यूटेड पेंशन मिलता है, भले आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो या तो फिर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, ओके, सबके लिए ये नॉन अनकम्यूटेड जो हर महीने आपको जो पेंशन मिलता है इंस्टॉलमेंट में, दैट अनकम्यूटेड पेंशन इज ऑलवेज टैक्सेबल। अनकम्यूटेड पेंशन हमेशा पूरा टैक्सेबल होता है, क्योंकि आपको जो भी एग्जम्पशन मिलता है वो कहाँ पे मिलता है? वो एग्जम्पशन आपको मिलता है ओनली इन केस ऑफ कम्यूटेड पेंशन। तो हमें जो भी कैलकुलेशन करना है, जो भी सीखना है, वो किस चीज के बारे में सीखना है? देखो, सो फार एज uncommuted pension is there,
अनकम्यूटेड पेंशन जो है, अनकम्यूटेड पेंशन की टैक्स ट्रीटमेंट क्या है, तो इट इज ऑलवेज टैक्सेबल, वो हमेशा टैक्सेबल रहता है। ओके, अनकम्यूटेड पेंशन हमेशा टैक्सेबल रहता है, उसमें से कोई एग्जम्पशन कोई डिडक्शन नहीं मिलता। लेकिन जो भी एग्जम्पशन मिलता है वो कहाँ पे मिलता है, ये फॉर कम्यूटेड पेंशन। अभी देखो एक कम्यूटेड पेंशन जो है, अगर इसको किसने रिसीव किया है, if the commuted pension is received by the government employee it is fully exempt, मतलब जितना भी रिसीव किया पूरा एग्जम्प्ट हो जाएगा। ओके, और अगर उसको रिसीव किया है किसने, तो क्या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई ने, तो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई ने अगर रिसीव किया है तो उसकी क्या टैक्स ट्रीटमेंट है, तो क्या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई ने रिसीव किया है तो इट इज पार्टली एग्जाम। पार्टली एग्जाम मतलब थोड़ा बहुत एग्जाम्शन मिलेगा, मतलब यहाँ पे भी आपको एक दो चीजें कंपेयर करनी है, जो लोएस्ट है वो इतना एग्जाम्ड होगा। ओके, तो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई अगर कम्यूटेड पेंशन रिटायरमेंट के बाद रिसीव करता है लमसम अमाउंट, तो उसमें से कुछ पोर्शन का एग्जाम्शन मिलना है, और वो एग्जाम्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम सीखेंगे। ओके, देखो तो यहाँ आपको एक चीज कम पता चल गया, अनकम्यूटेड पेंशन ऑलवेज टैक्सेबल। कम्यूटेड पेंशन, किसको कम्यूटेड पेंशन कहेंगे, जब सर्टेन पोर्शन ऑफ पेंशन, अ लमसम अमाउंट ऑफ पेंशन इज रिसीव्ड बाय यू बाय सेक्रीफाइसिंग अनकम्यूटेड पेंशन, आपका जो अनकम्यूटेड पेंशन है उसको सेक्रीफाइस करके आपको कुछ लमसम अमाउंट मिला है, तो सी दैट इज नोन एज व्हाट, that is known as what, that is known as uncommuted pension. Okay, so that is known as commuted pension, और commuted pension की ही टैक्स ट्रीटमेंट हमें सीखनी है। चलो मटेरियल में से देखते हैं। ओके, तो वो जो मैंने बताया वो टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ अनकम्यूटेड पेंशन, अनकम्यूटेड मतलब आपको जो हर महीने पेंशन मिलता है उसको हम आप क्या कहेंगे, हम उसको अनकम्यूटेड पेंशन कहेंगे। सो अनकम्यूटेड पेंशन इफ यू आर रिसीविंग, आपको कोई भी अनकम्यूटेड पेंशन मिलता है तो अनकम्यूटेड पेंशन की टैक्स ट्रीटमेंट क्या है, अनकम्यूटेड पेंशन इज ऑलवेज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉई एज वेल एज इन द हैंड्स ऑफ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई। गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट दोनों टाइप के एम्प्लॉय के लिए ये अनकम्यूटेड पेंशन हमेशा टैक्सेबल रहता है। लेकिन कम्यूटेड पेंशन, मैंने आपको क्या बताया, कम्यूटेड पेंशन, कम्यूटेड पेंशन जो है उसकी टैक्स ट्रीटमेंट क्या है, क्योंकि कम्यूटेड पेंशन मतलब देखो उसमें से कम्यूटेड पेंशन की टैक्स ट्रीटमेंट क्या है कि कितना पेंशन आपने रिसीव किया और उसमें से जो एग्जम्पशन होगा वो आप लेस करेंगे। ओके, तो आपको टैक्सेबल पेंशन मिलेगा, वो आपको पता है। देखो अगर कम्यूटेड पेंशन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिला तो यहाँ पे कम्यूटेड पेंशन क्या होगा, इट इज ऑलवेज एग्जाम फ्रॉम टैक्स। ओके, लेकिन नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कम्यूटेड पेंशन मिला तो जब नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को नॉन कम्यूटेड पेंशन मिलता है, सॉरी कम्यूटेड पेंशन मिलता है, कम्यूटेड मतलब लमसम अमाउंट, तो फिर आपको उसका दूसरी इंफॉर्मेशन चेक करनी है। अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई को कम्यूटेड पेंशन मिलता है तो आपको उसकी एक दूसरी इंफॉर्मेशन चेक करनी है कि भाई उसको ग्रेच्युइटी मिलती है। पेंशन का कैलकुलेशन करना है लेकिन हमें चेक क्या करना है, उसको ग्रेच्युइटी मिलती है या नहीं मिलती है। अगर उसको ग्रेच्युइटी मिल रही है देन वॉट एवर कम्यूटेड पेंशन ही हैज रिसीव्ड उसका 1/3 एग्जम्प्ट होगा। उसने जितना भी कम्यूटेड पेंशन रिसीव किया है ओके उसका 1/3 एग्जम्प्ट होगा। और लेकिन बट यू रिफर दिस वर्डिंग्स, 1/3 of the pension which he would have normally entitled to receive, okay, is exempt, okay, उतना एग्जम्पशन मिलेगा। और अगर उसको ग्रेच्युइटी नहीं मिल रही है, मतलब ग्रेच्युइटी नहीं मिलती है तो उसको ज्यादा एग्जम्पशन मिलेगा, 1/2 of the commuted pension will be exempt. Okay, now see here, let us discuss, let us solve an example. So okay, थोड़ा दूसरे भी पॉइंट है वो हम समझ लेते हैं, फिर इसके सम्स करेंगे तो आपको क्लैरिटी आएगी। देखो कम्यूटेड पेंशन अगर हाई कोर्ट के जजेस या फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस को मिलता है तो कम्यूटेड पेंशन, देखो मैंने आपको बोला है हर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए एग्जाम्प्ट है, तो हाई कोर्ट का जज और सुप्रीम कोर्ट का जज भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उसके लिए भी कम्यूटेड पेंशन एग्जाम्प्ट होगा। ओके, ना सी सपोज जो लोग जॉब नहीं करते, ठीक है, तो वो लोग को भी ऐसा होता है कि भाई मुझे रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिले,
तो वो लोग LIC का ऐसा स्कीम होती है, पेंशन स्कीम, उसके अंदर पैसे जब तक कमाते हैं तब तक डिपॉजिट करते हैं, पर रिटायरमेंट किए जाती है तब वो LIC के प्लान में से उसको पेंशन मिलना स्टार्ट होता है। तो उस टाइम पे आपको ऑप्शन दिया जाता है कि डू यू वांट अ कॉम्प्यूटेड पेंशन। तो सपोज आपको LIC के कोई प्लान से कॉम्प्यूटेड पेंशन मिलता है, तो भी वो गवर्नमेंट होगा या नॉन गवर्नमेंट, मतलब ये तो अनएम्प्लॉयड पर्सन है, तो LIC का से अगर कोई पेंशन आपको मिलता है, LIC की कोई स्कीम में आपने पैसा इन्वेस्ट किया है और वहां से अगर आपको पेंशन मिलता है कॉम्प्यूटेड, तो इट इज एग्जाम। सेम भी अगर आप यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय हो और उसको पेंशन मिलता है, इट इज एग्जाम। ओके, नाउ सी फैमिली पेंशन। देखो पेंशन और फैमिली पेंशन में डिफरेंस है, पेंशन और फैमिली पेंशन में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? सपोज मैं MS यूनिवर्सिटी से रिटायर हो जाता हूँ और उसके बाद मुझे जो पेंशन मिल रहा है, रिटायरमेंट के बाद समझ लो 5 साल मुझे पेंशन मिला और 5वें साल में मेरी डेथ हो गई, तो उसके बाद भी मेरी वाइफ को पेंशन मिलता रहेगा। जब तक मैं जिंदा हूँ और मुझे पेंशन मिल रहा है, दैट इज अ पेंशन फॉर मी। लेकिन मेरी डेथ के बाद मेरी फैमिली को पेंशन मिल रहा है, तो दैट इज कॉल्ड फैमिली पेंशन। ओके, तो फैमिली पेंशन है अगर कोई आर्मी मैन है, कोई आर्मी मैन है, ओके, मतलब आर्मी मैन इंक्लूड्स ऑल एयरफोर्स, ओके, देन नेवल एंड नॉर्मल आर्मी। ओके, तो आर्मी का कोई भी बंदा है, उसकी डेथ हो जाने के बाद उसकी फैमिली को पेंशन मिलता है, तो वो फैमिली पेंशन फुल्ली एग्जम्प्ट होता है। ओके, अगर आर्मी में रिटायर होने के बाद उसको पेंशन मिलता है, तो मैंने आपको बताया गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट सबके लिए अनकम्प्यूटेड पेंशन टैक्सेबल, और कम्प्यूटेड पेंशन जो है गवर्नमेंट के लिए एग्जाम, और नॉन गवर्नमेंट के लिए आपको ये देखना है, हम सम करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी आप समझ लो, ये तो हमने आर्मी वालों के लिए फैमिली पेंशन की बात की। लेकिन जो लोग हैं, जो जो लोग ऐसे हैं जो आर्मी में काम नहीं करते लेकिन उसकी डेथ हो जाती है और उसके फैमिली मेंबर को एम्प्लॉयर से पेंशन मिलता है, तो फैमिली पेंशन जो होता है, देखो फैमिली पेंशन इज नॉट टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। मैंने आपको क्या बताया कि सैलरी में कोई भी इनकम तभी टैक्सेबल होती है जब द रिलेशनशिप बिटवीन द पेयर एंड पे इज ए एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। सपोज मैं MS यूनिवर्सिटी से रिटायर हो जाता हूँ और मुझे पेंशन मिलता है, तो MSU मेरा एम्प्लॉयर था और मुझे पेंशन मिल रहा है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है, तो वो पेंशन सैलरी में टैक्सेबल होगा। सपोज मेरी डेथ हो जाती है और मेरी वाइफ को पेंशन मिलता है ना, माई वाइफ इज नॉट एम्प्लॉय ऑफ MSU, सो इफ सी इज रिसीविंग द पेंशन, उसके लिए पेंशन इनकम है, उसके लिए टैक्सेबल भी होगा कि नॉट अंडर द हेड सैलरी, इट इज टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ओके, तो मेरी वाइफ को मेरा फैमिली पेंशन मिलता है तो इट इज टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। लेकिन उसमें इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में क्या होता है कि जब भी, तो अगर आर्मी मैन के अलावा दूसरे कोई भी पर्सन है, उसकी फैमिली को फैमिली पेंशन मिलता है, तो उसकी टैक्स ट्रीटमेंट क्या है, तो इट इज टैक्सेबल अंडर देयर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। IFOS मतलब व्हाट, अंडर इनकम, इट इज टैक्सेबल अंडर देयर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ओके, और देखो उसमें से एग्जम्पशन भी मिलता है। कितना एग्जम्पशन मिलता है कि ₹15,000 और 1/3 ऑफ सच पेंशन, मतलब मेरी वाइफ को पूरे साल में जितना पेंशन मिला उसका 1/3 हम करेंगे, और ₹15,000, दोनों को कंपेयर करो और दोनों में से जो लोअर अमाउंट है उतना एग्जम्पशन मिलेगा। किसके केस में? फैमिली पेंशन की केस में। और फैमिली पेंशन कहाँ टैक्सेबल होगा? तो फैमिली पेंशन विल बी टैक्सेबल अंडर द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। से याद रखना कि फैमिली पेंशन अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होता है, और उसमें एग्जम्पशन कितना मिलता है, डिडक्शन कितना मिलता है, तो डिडक्शन इज हाउ मच, ₹15,000 और 1/3 ऑफ सच पेंशन विच एवर इज लोअर, दोनों में से जो लोअर अमाउंट है उतना एग्जम्पशन मिलेगा पेंशन के केस में। ठीक है, ये कुछ पॉइंट रिमेंबर करने देते थे, वो मैंने बताया। अभी हमारा मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन ये है कि अगर एम्प्लॉई नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है और उसको रिटायरमेंट के बाद कम्यूटेड पेंशन रिसीव करता है, तो उसकी टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगी। तो आपको मैंने बताया कि जब भी नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई को कम्यूटेड पेंशन मिलता है, अनकम्यूटेड तो क्या है, अनकम्यूटेड ऑलवेज टैक्सेबल। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई को कम्यूटेड मिला तो फुल्ली एग्जाम,
लेकिन नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को पेंशन मिला। चलो मैं आपको लिख के बताता हूँ तो यू विल गेट मोर क्लैरिटी। कि सी सपोज देयर इज अ पेंशन। ओके, देखो पेंशन दो टाइप का, एक होता है कम्यूटेड, सेकेंड वन इज द नॉन कम्यूटेड। ओके, अभी कम्यूटेड पेंशन जो है ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिला तो क्या होगा, एग्जाम। ओके, और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिला तो वो मैं आपको बताता हूँ कि नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय में क्या करना है, हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। और ये नॉन कम्यूटेड मतलब हर महीने आपको जो मिलता है वो ये सबके लिए, गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट सबके लिए ये पेंशन क्या होता है, नॉन अनकम्यूटेड पेंशन, सॉरी अनकम्यूटेड पेंशन इज फुल्ली टैक्सेबल फॉर ऑल काइंड ऑफ एम्प्लॉइज। ओके, बट सो फार एज कम्यूटेड पेंशन इज कंसर्न फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय इट इज एग्जाम्प्ट। अभी नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए क्या टैक्स ट्रीटमेंट है, तो आपको मैंने बताया कि नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अगर कम्यूटेड पेंशन मिलता है, इफ द कम्यूटेड पेंशन is received by the non-government employee, then what is the tax treatment? You are supposed to check whether he is in receipt of gratuity, उसको gratuity मिलती है या नहीं है वो आपको देखना है, whether in receipt of gratuity और if he is in non receipt of gratuity। अगर उसको gratuity मिलता है तो उसको जो कम्यूटेड पेंशन जो का जो नॉर्मल पेंशन होता है, जो नॉर्मल पेंशन है उसका 1/3 एग्जम्पशन मिलता है। किसको, जिसको ग्रेच्युटी मिलती है उसको नॉर्मल पेंशन का 1/3 एग्जम्पशन मिलता है, और जिसको ग्रेच्युटी नहीं मिलती उसको नॉर्मल पेंशन का 1/2 एग्जम्पशन मिलता है। ओके, तो जिसको ग्रेच्युटी मिलती है उसको नॉर्मल पेंशन का 1/3 एग्जम्पशन मिलता है, और जिसको ग्रेच्युटी नहीं मिलती उसको नॉर्मल पेंशन का 1/2 एग्जम्पशन मिलता है। ठीक है, चलो हम आगे देखते हैं मटेरियल में से, तो यू विल गेट मोर क्लैरिटी। डायरेक्ट सम ही है, देखो सम करके, सम ही करते हैं तो यू विल गेट मोर क्लैरिटी। एक मिस्टर एक्स है, यू कैन सी द एग्जांपल कि मिस्टर एक्स रिटायर्स फ्रॉम द पीक्यूआर लिमिटेड। पीक्यूआर लिमिटेड से मिस्टर एक्स है वो रिटायर हो रहा है। ओके, ऑन 31 मार्च 2018। कब रिटायर हुआ, 2018 में रिटायर हो गया। नाउ सी इज पेड रुपीज 1800 पर मंथ एज अ पेंशन। उसको 1800 रुपया पर मंथ पेंशन मिलता है। नाउ ही रिक्वेस्ट टू द कंपनी, कि जो कंपनी में वो काम करता था उसने रिक्वेस्ट किया। ओके, ऑन हिज रिक्वेस्ट, ओके, हिज एम्प्लॉयर पेज रुपीज 36,000 टू मिस्टर एक्स इन ड्यू ऑफ 50% ऑफ हिज मंथली पेंशन फ्रॉम 1/12/2019। 1/12/2019 के बाद उसने क्या बोला है कि भाई मैंने અત્યારે તમે 36,000 રૂપિયા એડવાન્સ આપી દો અને મારું જે પેન્શન મને 1800 રૂપિયા જે પર મંથ મળતું હતું એના 50% હું સેક્રિફાઈસ કરી દઈશ। એટલે 1800 ની જગ્યાએ હવે મને નેક્સ્ટ આ 1/12/2019 પછી મને 50% मतलब 900 રૂપિયા જ મળશે, પણ અત્યારે મને 36,000 આપી દો। and they have asked us that calculate the taxable pension in the hands of Mr. X for the assessment year 2021 if he is receiving the gratuity and if he is not receiving the gratuity। अगर उसको ग्रेच्युटी मिलती है तो क्या टैक्स ट्रीटमेंट होगी, अगर उसको ग्रेच्युटी नहीं मिलती है तो क्या टैक्स ट्रीटमेंट होगी। लेट अस अंडरस्टैंड। देखो ये सम हम करते हैं तो यू विल गेट मोर क्लैरिटी। ये मिस्टर एक्स है, चलो हम यहाँ पे ही समझ लेते हैं। ये जो मिस्टर एक्स है, ओके, वो कब रिटायर हो रहा है, लेट अस चेक। मिस्टर एक्स रिटायर हो रहा है 31 मार्च 2018 में रिटायर हुआ, मतलब 1 अप्रैल 2018 से उसको पेंशन मिलना चालू हो गया होगा। हमें आगे कितना पेंशन उसको कब मिला वो लेना देना नहीं। आपको क्या पूछा है, असेसमेंट ईयर 2021 के लिए उसका टैक्सेबल पेंशन आप कैलकुलेट करो। ओके, तो ओके पहले ये सम देख लेते हैं कि भाई ये दिन को रिटायर होता है उसको 1800 पेंशन मिलता है। ओके, और उसने 1/12/2019 से क्या किया, 36,000 ले लिया एडवांस में, और फिर बोला कि अभी जो मुझे नेक्स्ट जो पेंशन मिलने वाला है उसको 50% देना।
देखो अभी आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि ये जो मिस्टर एक्स है, ठीक है, मिस्टर एक्स ये 31 मार्च 2018 में रिटायर हो गया, ठीक है, और उसको हर महीने मतलब ये यहाँ से रिटायर हुआ तो उसके बाद उसका पेंशन चालू हो जाएगा, ठीक है, तो हर महीने उसको कितना पेंशन मिलता है, 1800 रुपये पेंशन मिलता है। लेकिन आपको सब में क्या बोला है कि यू डिटरमाइन द टैक्सेबल पेंशन फॉर असेसमेंट ईयर 2020-21। ओके, तो असेसमेंट 2020-21 में कौन सा पेंशन टैक्सेबल होता है, द पेंशन विच यू हैव रिसीव्ड इन द प्रीवियस ईयर 2019-20। तो प्रीवियस ईयर 2019-20 में आपने जितना पेंशन रिसीव किया, दैट पेंशन बिकम टैक्सेबल इन द असेसमेंट ईयर 2019-20। अभी वो 18 में रिटायर हुआ, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। आई एम कंसर्न विथ व्हाट कि व्हाटएवर पेंशन आई हैव रिसीव्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड 1 अप्रैल 2019 टू 31 मार्च 2020, ये पीरियड में मैं जितना पेंशन रिसीव किया उतना पेंशन टैक्सेबल होगा। तो ये मेरा प्रीवियस ईयर 2019-20, सपोज ये मेरा प्रीवियस ईयर है, ठीक है, तो मुझे पेंशन 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक जो भी पेंशन मिला है वो टैक्सेबल होगा। देखो अभी ये सब में क्या बताया गया, इसने क्या किया, ये वाली डेट को 1 दिसंबर 2019 को उसने बोला कि भाई मुझे 36,000 दे दो और जो मुझे 1800 पेंशन मिल रहा था उसका 1/2 कर दो, ठीक है। तो देखो ये अप्रैल महीने में उसने कितना पेंशन रिसीव किया होगा, 1800। मई महीने में कितना रिसीव किया होगा, अप्रैल में 1800, मई महीने में भी उसको 1800 मिला, जून में भी 1800 मिला, जुलाई में भी 1800 मिला, ओके, अगस्त में भी उसने 1800 पेंशन रिसीव किया, सितंबर में भी 1800 पेंशन रिसीव किया, ओके, अक्टूबर में भी 1800 रिसीव किया, ओके, नवंबर में भी 1800 रिसीव किया। अब 1 दिसंबर से क्या बोलता है कि अभी मुझे यहाँ पे 36,000 दे दो, उसने 36,000 कम्यूटेड पेंशन ले लिया। और फिर ये उसके बाद देखो 1 दिसंबर से लेके उसने क्या किया, मैं 50% सेक्रीफाइस कर दूंगा, मतलब यहाँ से लेके ये दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, ये 4 महीने में उसको कितना पेंशन मिला, 900 ओके, ये 4 महीने उसको अनकम्यूटेड पेंशन 900 मिला, कि मतलब देखो ये ऐसा साल है जिसमें एक ही साल में वो अनकम्यूटेड पेंशन भी रिसीव कर रहा है और उसको कम्यूटेड पेंशन भी रिसीव हो रहा है, ओके। और उसके बाद आपको बोला गया है कि यू डिटरमाइन द टैक्सेबल पेंशन। देखो उसको अनकम्यूटेड पेंशन जितना भी मिला है, देखो ये 12 महीने में से कुछ 8 महीने वो 1800 अनकम्यूटेड पेंशन रिसीव कर रहा है और 4 महीने वो 900 रुपया अनकम्यूटेड पेंशन रिसीव कर रहा है। और जितना भी अनकम्यूटेड पेंशन आप रिसीव करते हो, द होल ऑफ द अनकम्यूटेड पेंशन इज टैक्सेबल। अनकम्यूटेड पेंशन हमेशा टैक्सेबल होता है। देखो ये सब में आप देखोगे, सॉरी वो 1 दिसंबर से जाता है, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, ओके, तो 8 महीने के लिए उसको कितना पेंशन मिल रहा है, 1800। देखो अनकम्यूटेड पेंशन उसको कितना मिल रहा है, अनकम्यूटेड पेंशन इज ऑलवेज टैक्सेबल, तो उसको 8 महीने तक 1800 पेंशन मिलता है। तो 1800 मल्टीप्लाई बाय 8 करेंगे, मतलब ये 14,400। और कम्यूटेशन के बाद उसने क्या किया, 50% सेक्रीफाइस कर दिया, 50% उसने सेक्रीफाइस किया, तो 900 मल्टीप्लाई बाय 4, बाकी के 4 महीने जो है यहाँ पे उसने बाकी के 4 महीने 900 रुपया पेंशन मिला उसको, तो 900 मल्टीप्लाई बाय 4, तो दैट मच पेंशन इज रिसीव्ड बाय हिम आफ्टर हिज कम्यूटेशन। तो ये टोटल 36,600, तो 14,400 प्लस 3,600, टोटल 18,000 इज अनकम्यूटेड पेंशन दैट ही हैज रिसीव्ड। अनकम्यूटेड पेंशन के बारे में, अनकम्यूटेड मतलब व्हाट पर मंथ आपको जो मिलता है वो, और अनकम्यूटेड पेंशन इज व्हाट फुल्ली टैक्सेबल, नॉन गवर्नमेंट हो गवर्नमेंट हो सबके लिए फुल्ली टैक्सेबल, मतलब इसका अनकम्यूटेड पेंशन उसको जो मिला वो तो 18,000 पूरा टैक्सेबल होगा। अभी हम बात करेंगे उसको 36,000 रुपया, 36,000 उसको कम्यूटेड पेंशन भी मिलता है। ही इज ऑल्सो रिसीविंग 36,000 एज ए कम्यूटेड पेंशन।
तो 36,000 अगर उसको कम्यूटेड पेंशन मिल रहा है तो उसकी टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगी? तो आपको देखना है, देखो आपको इस सम में क्या पूछा गया कि यू कैलकुलेट द सेम एग्जाम्पल इन अ टू वे। अगर उसको ग्रेच्युटी मिलती है तो टैक्सेबल पेंशन कितना होगा, और ग्रेच्युटी नहीं मिलती है तो टैक्सेबल पेंशन कितना होगा। अभी आप देखो उसको कितना, ये तो आपको समझ में आ गया, आया ना ये समझ में? 18,000 कहाँ से आया? हेलो, Yes, sir. ओके। अभी उसको अनकम्यूटेड पेंशन कितना, सॉरी कम्यूटेड पेंशन कितना मिला है? ही हैज रिसीव्ड द कम्यूटेड पेंशन, ही हैज रिसीव्ड द कम्यूटेड पेंशन ऑफ रुपीज 36,000। अभी आपको यही सम दो तरीके से करना है कि अगर उसको ग्रेच्युटी मिलती है तो कितना एग्जम्पशन होगा, अगर ग्रेच्युटी नहीं मिलती है तो कितना एग्जम्पशन होगा। तो देखो मैंने आपको बताया कि अगर उसको ग्रेच्युटी मिलती है, हमने यहाँ पे ही बताया कि अगर ग्रेच्युटी रिसीव मिलती होती है तो 1/3 ऑफ द पेंशन इज एग्जाम फ्रॉम टैक्स, और ग्रेच्युटी नहीं मिलती है तो 1/2 ऑफ द पेंशन इज एग्जाम फ्रॉम टैक्स। तो 1/3 और 1/2 आपको करना है, लेकिन किसका? नॉर्मल पेंशन का। देखो अभी आप यहाँ ध्यान रखना है कि इसने कितना परसेंटेज सेक्रीफाइस किया तो 36,000 मिला। उसने 50% ऑफ द पेंशन इज सेक्रीफाइस, देन ही रिसीव्स दी 36,000। तो आपको क्या करना है, एग्जम्पशन कैलकुलेट करने के लिए देखो उसको पेंशन कितना मिला है 36,000। अभी आपको फुल पेंशन पहले कंप्यूट करना है। क्या करना है? फुल पेंशन। फुल पेंशन मतलब वो आपको ऐसे कैलकुलेट करना है कि भाई 50% पे उसको कितना मिला 36,000। सो व्हाट विल बी द अमाउंट एट द रेट 100%? तो सी 100 मल्टीप्लाई बाय 36 डिवाइडेड बाय 50 करोगे तो आपको मिलेगा 72,000। अभी ये 72,000 अगर उसको ग्रेच्युटी मिलता है तो ये 72,000 का 1/3 एग्जाम्प्ट होगा। तो 72,000 का 1/3, देखो ग्रेच्युटी मिलती है, अब हम पहले सम करते हैं, अगर ग्रेच्युटी मिलती है 72,000 कैसे आया समझ में आया आपको? कि इसने 50% सेक्रीफाइस किया, तो 50% सेक्रीफाइस करने पे उसको 36 मिला। तो अगर 100 होता तो कितना होता? तो दैट इज द फुल पेंशन, और वो फुल पेंशन का 1/3 एग्जाम्प्ट होगा अगर ग्रेच्युटी नहीं मिलती है तो 72,000 का 1/3 में करूंगा तो 24,000 होगा। देखो उसको पेंशन कितना मिला है? कम्यूटेड पेंशन ही हैज रिसीव्ड इज 36,000। उसमें से 72,000 कैसे आए समझ में आया आपको? ये Yes, sir. 36,000 50% पे 36,000, सो व्हाट विल बी द अमाउंट एट द रेट 100%? सो दैट इज अ फुल पेंशन, और वो फुल पेंशन का 1/3 करेंगे, दैट इज 24,000। तो 36 में से 24 इतना मुझे पेंशन मिला है, इतना एग्जम्पशन होगा, सो ये 12,000 टैक्सेबल। देखो तो मेरा टोटल टैक्सेबल पेंशन कितना होगा? अनकम्यूटेड 18,000 मिला था, अनकम्यूटेड तो पूरा टैक्सेबल है ही है, प्लस कम्यूटेड जो 36 मिला था उसमें से 12,000 एग्जाम, 12,000 टैक्सेबल होगा, 24,000 एग्जाम्प्ट हो जाएगा, तो 30,000 इज टैक्सेबल। 12 प्लस 18, 30,000 इज टैक्सेबल पेंशन। यही सम अगर उसको ग्रेच्युटी नहीं मिलती है तो देखो पूरा सम सेम है कि अगर अनकम्यूटेड पेंशन ये 18,000 तक तो सेम ही रहेगा, सिर्फ ग्रेच्युटी नहीं मिलती है तो 1/3 की जगह कितना एग्जम्पशन मिलेगा? 1/2। तो सी देखो उसको कम्यूटेड पेंशन कितना मिला 36,000, ओके, और उसको ग्रेच्युटी नहीं मिल रही है, ये एजम्पशन के साथ हम सम करते हैं, तो जो फुल पेंशन है 36,000 पे, सॉरी 50% पे 36,000, तो टोटल पेंशन कितना होगा 100% पे 72,000, और 72 का 1/2 करूंगा तो 36 ही आएगा, मतलब मुझे 36 मिला, और एग्जम्पशन भी कितना है 36,000। तो व्हाट विल बी द टैक्सेबल अमाउंट? नील। तो सी व्हाट विल बी माय टोटल टैक्सेबल पेंशन? 18,000। ओके, so this is the tax treatment for gratuity. So we have discussed 3 points today: gratuity, leave salary, and pension. Yesterday leave salary I have discussed with you. Now see, today I have discussed with you gratuity and pension. देखो gratuity में हमने 2 पॉइंट पढ़े, covered, not covered. पेंशन में हमने 2 पॉइंट पढ़े, we have discussed commuted pension, uncommuted pension, and some other points. It, one second. सर वीडियो रिकॉर्डिंग जो की है आपने वो नहीं ग्रुप बेटा, में अब सेंड लेक्चर कर देना। खत्म नहीं हुआ बेटा, आपका लेक्चर चालू ही है। और देखो मैंने अब तक जितने भी लेक्चर वीडियो रिकॉर्ड किए हैं वो आपको मैंने तो कोलंबियन तो बैंगलोर से, जस्ट मिनट बेटा, 1 मिनट होल्ड कर, बैंगलोर से
एक आपका नंबर है ना, और एक तो कोई एक गिलास चूर वाला, जस्ट मिनट। बेटा ये मैंने आपको क्या बता रहा था कि मैंने आपको बताया था कल, देखो ये जो रिकॉर्डिंग है ना, ये पूरे जो भी आज लेक्चर चलेगा, ये पूरे लेक्चर का रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। आपको मैंने लिंक दे देता हूँ, कल भी मैंने यूट्यूब पे 2 की लिंक दी थी आपको, ठीक है? यस सर। है ना? तो वैसे आज के लेक्चर की भी लिंक आपको मिल जाएगी जैसे ये लेक्चर खत्म होगा। ओके, मैंने जो मटेरियल भी पेंडिंग था वो मटेरियल भी पोस्ट कर दिया है आपके ग्रुप में। ओके, तो मटेरियल भी आपको मिल गया होगा। तो हमने लीव सैलरी पेंशन डिस्कस किया। मैंने आपको कल क्या बताया था, देखो मैं यहाँ पे था कि हमें ये चैप्टर 3 पार्ट में पढ़ना है, सैलरी, अलाउंसेस एंड परक्विजिट। तो हमने सैलरी के पोर्शन कंप्लीट किया। नाउ वी विल मूव टुवर्ड द सेकंड पोर्शन, दैट इज द अलाउंसेस। बट बिफोर आई સ્ટાર્ટ ધી અલાવન્સીસ, આજે આપણે ભણવાનું જ છે 8:30 સુધી. સો ઇફ યુ ગેટ ટાયર્ડ, લેટ અસ ટેક ધી બ્રેક ઓફ 5 મિનિટ્સ. 5 મિનિટમાં આપણે બ્રેક લઈ લઈએ એન્ડ દેન આઈ સ્ટાર્ટ ધી અલાવન્સીસ. ઓકે, તો અલાવન્સીસ हम डिस्कस करेंगे. इज इट कंफर्टेबल टू ऑल ऑफ यू? हेलो, Yes, sir. है ना? तो Yes, साढ़े sir. यस सर। और मुझे ऐसा लग रहा है कि 8:30 तक भी ये कंप्लीट तो नहीं होगा। तो देखो, आई कैन अंडरस्टैंड योर पेपर फॉर पीओएम इज डे आफ्टर टुमारो, बट सी इफ इट इज कन्वीनियंट टू ऑल ऑफ यू। तो आज क्या मेरे यहाँ ये इलेक्ट्रिसिटी चली गई, अदरवाइज आई वॉज इन कंफर्ट जोन। बट सी, अगर इफ इट इज कन्वीनियंट टू यू, तो कल 1 घंटा सुबह में 11:30 से 12:30 अगर मैं लेक्चर लूँ तो विल इट बी कन्वीनियंट? फिर पूरा दिन आपको पीओएम पढ़ने के लिए आपके पास है, Yes, sir. चलेगा ना बेटा? तो Yes, yes. okay, so all are agree with that? So tomorrow I will take the lecture 11:30 to 12:30, एक ही घंटा लेक्चर लूंगा। अभी आपको मैं 8:30 तक पढ़ाता हूँ। ओके, यू टेक द ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स, देन आफ्टर 8:30 तक हम पढ़ते हैं। फिर कल सुबह में 11:30 से 12:30 एक घंटा में लेक्चर लूंगा, हमारा ये खत्म हो जाएगा। फिर 28 को हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो now we are supposed to discuss the allowances, but see, before I start the allowance, you take the break of 5 minutes, so you will also get fresh, I also get some rest of 5 minutes, and then I will start the allowances. Okay, so 5 મિનિટ આપણે હોલ્ડ રાખીએ, બરાબર? ટેક અ બ્રેક ઓફ 5 મિનિટ્સ. देखो આપણે 7:55 થઈ છે, હું 8:05 ચાલુ કરીશ ફરી, બરાબર? શું કહો છો?
Shall we start? Hello? Hello? Am I audible? Yes, sir. Continue. Yes, sir. Sir. Let us start. Okay. Yes, sir. तो मैंने आपको बताया था कि ये जो चैप्टर जो सैलरी है, that we will discuss in 3 part. Okay. We will discuss various portion of salary. तो हमने सैलरी में सब डिस्कस किए, एडवांस सैलरी, एरियर सैलरी, बेसिक सैलरी, लीव सैलरी, पेंशन, ग्रेचुइटी, ये सब सैलरी के पोर्शन थे और हर एक में की क्या टैक्सेबिलिटी है वो हमने डिस्कस की. ओके, नाउ द नेक्स्ट पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर इज व्हाट अलाउंसेस. अलाउंसेस मीन्स व्हाट. देखो, आपको आपका एम्प्लॉयर कुछ एक्स्ट्रा मनी देता है. ओके, लेकिन वो मनी देने के पीछे क्या है, पर्पस क्लियर है. ठीक है, फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस, फॉर स्पेसिफिक पर्पस. तो स्पेसिफिक पर्पस से आपको आपका एम्प्लॉयर कुछ पैसा देता है एडिशनली. ओके, इट इज इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इटसेल्फ, कि एम्प्लॉयमेंट आप जॉब करते हो इसीलिए आपको एडिशनल मनी देता है, लेकिन उसका पर्पस क्लियर है. तो ऐसे पैसे को हम क्या कहेंगे, अलाउंसेस. और सपोज इफ यू रिसीविंग एनी अलाउंस फ्रॉम योर एम्प्लॉयर, then it is taxable, but depending on the provisions of the income tax act. तो अलग अलग प्रकार के अलाउंसेस आपको आपके एम्प्लॉयर से मिलते हैं. तो ये अलाउंसेस की टैक्स ट्रीटमेंट क्या है वो हमें समझना है. सो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द सेकेंड पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज अलाउंसेस एंड इट्स टैक्सेबिलिटी. नाउ सी मीनिंग ऑफ अलाउंस पहले समझते हैं. A fixed quantity of money given regularly to the employees in addition to salary to meet some specific requirement in connection with the service or compensation for unusual condition of the service. मतलब आपका वो कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए या तो फिर आपको अनयूजुअल कंडीशन के लिए आपको पैसा मिल रहा है. सपोज आप बहुत हिली एरिया में काम कर रहे हो, कि बहुत हिल पे जाके काम कर रहे हो, इट इज़ वेरी रिस्की. तो हिली एरिया में काम करने का आपको एडिशनल पैसा दिया जाता है, तो दैट इज कॉल्ड अलाउंस. या तो फिर आपको यूनिफॉर्म परचेस करने के लिए पैसा दिया स्पेसिफिक पर्पस के लिए, तो दैट इज कॉल्ड अलाउंस. मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आपको पैसा दिया, हर महीने 500 रुपये एम्प्लॉयर दे देता है कि इसमें से आप मेडिकल का खर्चा करना, तो दैट इज कॉल्ड अलाउंस. ओके, सो ट्रांसपोर्टेशन के लिए दिया, ट्रैवलिंग के लिए दिया, कन्वेंस के लिए दिया पैसा. ओके, तो ये सबके लिए आपको आपका पैसा मिलता है. तो सी यू आर रिसीविंग दिस अमाउंट ऑफ अलाउंसेस. तो ये अलाउंसेस जो आपको आपके एम्प्लॉयर से मिलते हैं उसकी टैक्स ट्रीटमेंट क्या है. तो सी देयर आर सर्टेन अलाउंस. ओके, देखो आपको ये कुछ अलाउंस ऐसे में है जो अगर आपको आपके एम्प्लॉयर से मिलते हैं तो ये अलाउंसेस ऐसे हो वो फुल्ली टैक्सेबल है. ठीक है, कुछ अलाउंस ऐसे हैं जो पार्टली टैक्सेबल हैं और कुछ अलाउंस ऐसे हैं जो फुल्ली एग्जम्प्ट है. तो वी कैन क्लासीफाई दी अलाउंस इनटू 2 कैटेगरी. ओके, 3 कैटेगरी. ये कुछ अलाउंस ऐसे हैं जो फुल्ली टैक्सेबल हैं
कुछ अलाउंस ऐसे जो पार्टली टैक्सेबल हैं और कुछ अलाउंस ऐसे जो फुल्ली एग्जम्प्ट है। ओके, सो लेट अस डिस्कस दी एंड देन वी विल डिस्कस दी अदर अलाउंसेस। देखो मैंने आपको बताया डीएनएस अलाउंस हमने सैलरी में भी डिस्कस किया, यहाँ नाम अलाउंस है इसलिए यहाँ पे भी कंसीडर किया है, अदरवाइज इट इज अ पोर्शन ऑफ सैलरी। अगर आपको डीएनएस अलाउंस એટલે આપણે એને મોંઘવારી ભથ્થું કહીએ, तो अगर आपको आपके एम्प्लॉयर से डीएनएस अलाउंस मिलता है इट इज फुल्ली टैक्सेबल, उसमें से कोई एग्जम्पशन कोई डिडक्शन नहीं मिलता। सपोज इफ यू रिसीव दी ओवर टाइम अलाउंस, आपके एम्प्लॉयर के यहाँ ज़्यादा काम करते हैं और उसका पैसा मिल रहा है तो इट इज फुल्ली टैक्सेबल। देखो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आपको फिक्स अलाउंस मिलता है, हर महीने आपको आपका एम्प्लॉयर 500 रुपया दे देता है, 1000 रुपया दे देता है कि ये आपके मेडिकल ट्रीटमेंट का खर्चा है। तो आपको बीमार हो या ना हो हर महीने 500 या 1000 रुपया दे देता है, तो दैट इज कॉल्ड मेडिकल अलाउंस। और मेडिकल अलाउंस भी अगर आपको मिलता है तो मेडिकल अलाउंस इज फुल्ली टैक्सेबल। नाउ सी सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस, सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस किसको कहते हैं? ये कुछ सिटीज ऐसी होती है जिसका कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा होता है। जैसे मैं मुंबई में रहने जाऊंगा, सपोज एमएस यूनिवर्सिटी मुझे लाख रुपया देती है सैलरी, और वही लाख रुपया अगर मुझे मुंबई में दे तो आई कैन नॉट वर्क इन मुंबई विथ 1 लाख रुपीज सैलरी, લાખમાંથી 50,000 તો મારા ઘરનું ભાડું જ હશે, તો હાઉ આઈ વિલ મેન્ટેન માય લાઈફ? તો માય એમ્પ્લોયર વિલ ગીવ મી સમ એડિશનલ મની કોલ્ડ સિટી કોમ્પેન્સેટરી અલાઉન્સ, કે ભાઈ આ સિટીની કોસ્ટ ઓફ લિવિંગ બહુ વધારે છે, તમને થોડાક બીજા પૈસા વધારાના મળશે. બટ ઇફ યુ રિસીવ ધ સિટી કોમ્પેન્સેટરી અલાઉન્સ ફ્રોમ યોર એમ્પ્લોયર then that is also fully taxable. Okay, इंट्रीम अलाउंस, इंट्रीम अलाउंस मतलब व्हाट कि अगर आपकी ट्रांसफ़र होती है एक जगह से दूसरी जगह पे, तो उस टाइम पे अगर आपको कुछ अलाउंस दिया जाता है तो दैट इज कॉल्ड इंट्रीम अलाउंस, वो भी फुल्ली टैक्सेबल। अगर आप बड़ी पोस्ट पे काम करते हो, बोला एम्प्लॉयर ने बोला आप आपके घर में नौकर रखिए, नौकर का जो भी खर्चा होगा उस वो हम आपको देंगे, तो सर्वेंट अलाउंस उसको बोलते हैं, तो सर्वेंट अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल। अगर आप कोई प्रोजेक्ट के लिए काम करते हो और प्रोजेक्ट के लिए पैसा मिलता है इट इज़ फुल्ली टैक्सेबल। अगर आपका एम्प्लॉयर आपको लंच या टिफिन के लिए कुछ पैसा देता है इट इज़ फुल्ली टैक्सेबल। और दूसरा कोई भी कैश अलाउंस मिलता है इट इज़ टैक्सेबल। ओके, वार्डन अलाउंस, ओके, या तो फिर नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस। देखो अगर आप जैसे हम यूनिवर्सिटी में काम करते हैं तो यूनिवर्सिटी की हॉस्टल्स भी है, अगर मैं एज ए हॉस्टल में एज ए वार्डन सर्विस आप देता हूँ तो मुझे वार्डन अलाउंस मिलेगा, तो अगर मैं रिसीव करता हूँ तो वो फुल्ली टैक्सेबल होगा। सपोज मैं डॉक्टर हूँ और मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करता हूँ, मैं सोचूंगा कि भाई मैं अगर अपनी खुद की हॉस्पिटल खोला होता तो मेरे को इतना ज़्यादा मिलता, लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप काम करते हो तो आपको बोला है कि भाई आपको प्रैक्टिस नहीं करनी है, जैसे तो प्रैक्टिस ना करने का आपको एडिशनल पैसा आपका एम्प्लॉयर देता है, तो दैट इज कॉल्ड नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस। तो अगर और ट्रांसपोर्ट अलाउंस, अगर आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी मिलता है तो इट इज फुल्ली टैक्सेबल। देखो ये सभी अलाउंस आपको मिलते हैं आपके एम्प्लॉयर से। ओके, तो ये सभी अलाउंस क्या है? टैक्सेबल है। ओके, ये सभी अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल है। अगर आपको आपके एम्प्लॉयर से हाउस रेंट अलाउंस मिलता है तो हाउस रेंट अलाउंस क्या है, देखो हम यहाँ डिस्कस करेंगे हाउस रेंट अलाउंस। तो हाउस रेंट अलाउंस में आपको थोड़ा बहुत एग्जम्पशन मिलता है। ओके, और कोई स्पेशल अलाउंस मिलता है, देखो स्पेशल अलाउंस हमें डिस्कस नहीं करना है, लेकिन स्पेशल अलाउंस कोई स्पेशल कैटेगरी के एम्प्लॉय को मिलता है तो उसमें भी पार्शियल एग्जम्पशन मिलता है। ओके, तो इट इज पार्टली एग्जम्प्ट। तो ये सब दो अलाउंस है, उसमें पार्शियल एग्जम्पशन मिलता है और पार्शियली टैक्सेबल होता है। लेकिन देखो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है वो आउटसाइड इंडिया में काम करते हैं, सपोज आई एम वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी बट विच इज सिचुएटेड इन यूएसए, तो वहाँ मुझे कोई अलाउंस मिलता है इट इज फुल्ली एग्जम्प्ट। अगर सुप्रीम कोर्ट सॉरी sumptuary allowance granted to the सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेस है उसको कोई भी अलाउंस मिलता है इट इज एग्जाम। अगर आप यूएनओ से कोई अलाउंस रिसीव करते हो इट इज एग्जाम। और कॉम्पेंसेटरी अलाउंस रिसीव्ड बाय द जज, देखो जज को कोई भी पेंशन अलाउंस मिलता है वो एग्जाम्प्ट है। तो ये सब अलाउंस क्या है? फुल्ली एग्जाम्प्ट है। तो ये अलाउंसेस कुछ है, आपको सिर्फ देखना है, एक बार ध्यान रख लेना है कि ये अलाउंस की क्या टैक्स ट्रीटमेंट है। नाउ द मेन इंपोर्टेंट अलाउंस देखो इज व्हाट? हाउस रेंट अलाउंस। देखो अगर आपको आपका एम्प्लॉयर रहने के लिए घर नहीं देता लेकिन घर की जगह घर का किराया दे देता है। ओके, कोई भी जगह पे आप जॉब करोगे, आज मैं एमएस यूनिवर्सिटी में जॉब करता हूँ तो मुझे भी एचआरए मिलता है,
हाउस रेंट अलाउंस, दैट इज कॉल्ड व्हाट, हाउस रेंट अलाउंस। ओके, तो अगर आपको आपके एम्प्लॉयर से हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, हर एक कोई भी आप कोई भी जगह पे जॉब करने जाओगे, आपको आपका एम्प्लॉयर ये तो देगा ही देगा, जनरली मिलता है सबको एचआरए। एचआरए मतलब क्या, कि आपको आपका एम्प्लॉयर जो जगह पे काम करते हो वो जगह पे रहने के लिए रेंट देता है। अगर आपका खुद का मकान हो तो भी रेंट का पैसा देता है, नहीं है तो भी आपको रेंट का पैसा देता है। क्योंकि आप सपोज मैं बड़ौदा में काम कर रहा हूँ तो मुझे हर एक एम्प्लॉय को एचआरए अपना एम्प्लॉयर देता ही है, ठीक है। नो सपोज इफ यू आर रिसीविंग द एचआरए हाउस रेंट अलाउंस, अगर आपको आपके एम्प्लॉयर से हाउस रेंट अलाउंस मिला, तो हाउस रेंट अलाउंस के बारे में हमने क्या पढ़ा कि हाउस रेंट अलाउंस इज पार्शियली टैक्सेबल। तो मतलब हाउस रेंट अलाउंस में आपको एग्जम्पशन मिलता है। ओके, तो हाउस रेंट अलाउंस में आपको एग्जम्पशन मिलता है, तो कितना एग्जम्पशन मिलता है, तो आपको क्या करना है, हाउस रेंट अलाउंस अगर आपको आपके एम्प्लॉयर से मिला है, तो इन केस ऑफ हाउस रेंट अलाउंस यू आर सपोज टू कंपेयर थ्री थिंग्स। देखो अगेन, तो लीव, सैलरी, ग्रेच्युटी, पेंशन में हमने तीन चीज कंपेयर करके तीनों में से जो सबसे लोएस्ट है उतना एग्जम्पशन मिलता है। जैसे यहाँ पे भी हमें तीन चीज कंपेयर करनी है। कौन सी चीज आपको कंपेयर करनी है कि एक्चुअल अमाउंट ऑफ एचआरए रिसीव्ड फॉर द रिलेवेंट पीरियड, आपको आपके एम्प्लॉयर से कितना एचआरए मिला वो आप देख लो। सेकेंड पॉइंट इज व्हाट, एक्सेस ऑफ रेंट पेड, अगर वो आपका एम्प्लॉयर आपको रेंट का पैसा देता है, तो आप रेंट के घर में रहते हो, तो रेंट आपने कितना पे किया इन एक्सेस ऑफ 10% ऑफ सैलरी फॉर द रिलेवेंट पीरियड। एंड द थर्ड पॉइंट इज कि सिटी ऑफ रेसिडेंस, अगर आप ये चार सिटी में रहते हो, जो मेट्रो सिटी, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता एंड चेन्नई, तो आपका 50% ऑफ सैलरी फॉर द रिलेवेंट पीरियड, और अदर सिटीज में रहते हो तो आपकी सैलरी का 40%। ये तीन चीजों को आपको कंपेयर करना है। कैसे कैलकुलेट करते हैं हर एक चीज वो मैं आपको बताता हूँ, सो डोंट वरी, हम ये सम भी करेंगे तो आपको पूरा क्लियर कट आइडिया। ओके, नाउ सी, तो आपको क्लियर कट आइडिया आ जाएगा। ठीक है, तो हम एचआरए की बात करते हैं कि सपोज इफ यू आर इन रिसिप्ट ऑफ एचआरए फ्रॉम योर एम्प्लॉयर, तो एम्प्लॉयर से एचआरए मिला, तो एचआरए के केस में आपको ये तीन चीज कंपेयर करनी है, और ये तीन चीजों में से जो सबसे लोएस्ट है उतना आपको एग्जम्पशन मिलेगा। ओके, सो सी कौन सी तीन चीजें आपको कंपेयर करनी है, देखो आपको लिस्ट ऑफ इन, सपोज इफ यू आर इन रिसिप्ट ऑफ एचआरए, अगर आपको आपके एम्प्लॉयर से एचआरए मिला है, तो एचआरए की टैक्स ट्रीटमेंट क्या है, देखो यहाँ गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट जैसा कुछ नहीं है। अगर आपको आपके एम्प्लॉयर से एचआरए मिला है, तो एचआरए का कितना एग्जम्पशन मिलता है, क्योंकि भाई एचआरए आपको जो एक्चुअली रिसीव हुआ है वो हाउस रेंट अलाउंस एक्चुअली रिसीव, ये पहला पॉइंट। फिर ये एचआरए आपने आपके एम्प्लॉयर से लिया और आप कोई भाड़े के मकान में रहते हो, तो आपने उसकी जो रेंट पे की, वो घर की रेंट माइनस आपको जो आपकी जो सैलरी है, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे कैलकुलेट करते हैं सैलरी। तो 10% ऑफ सैलरी, मतलब रेंट पेड, आपने जो किराए के मकान में रहते हो उसकी जो रेंट आपने पे की, माइनस 10% ऑफ सैलरी। ओके, एंड द थर्ड पॉइंट, अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हो तो आपकी सैलरी का 50% ले लो, और अगर आप दूसरी कोई सिटी में रहते हो तो आपकी सैलरी का 40% ले लो फॉर रिलेवेंट पीरियड। रिलेवेंट पीरियड मतलब आपको जितने पीरियड का एचआरए मिला है वो पीरियड का। ओके, और ये तीनों के जो आंसर आएंगे, ये तीनों के आंसर आपको क्या करने हैं, कंपेयर करने हैं, और तीनों में से जो लोएस्ट है उतना आपको, वो अमाउंट आपका क्या हो जाएगा, वो अमाउंट आपका एग्जम्प्ट हो जाएगा। देखो ये एक्चुअल एचआरए रिसीव, ये आपको सब में दिया होगा। ओके, रेंट पेड और 10% ऑफ सैलरी, देखो यहाँ आपको 10% ऑफ सैलरी कैलकुलेट करना है। अगर मेट्रो सिटी में रहते हो तो थर्ड पॉइंट में आपको 50% ऑफ सैलरी कैलकुलेट करना है, अगर अदर सिटी में रहते हो तो 40% ऑफ सैलरी कैलकुलेट करना है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट हियर वी हैव टू कैलकुलेट द सैलरी। देखो सेकंड पॉइंट में 10% ऑफ सैलरी लेना है, थर्ड में या देखो मेट्रो सिटी में रहते हो तो 50% ऑफ सैलरी लो, और अदर सिटी में रहते हैं तो
40% ऑफ सैलरी। तो सैलरी कैलकुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये वाला पहला पॉइंट आपको सब में दे दिया होगा कि इसको कितना एचआरए मिलता है, रेंट पेड भी दे दिया होगा, फिर आपको उसका सैलरी कैलकुलेट करो और सैलरी का 10% रेंट पेड में से लेस करो तो आपको सेकंड पॉइंट मिल जाएगा। और आपने उसका सैलरी कैलकुलेट कर लिया एक बार, अगर मेट्रो सिटी में रहता है तो सैलरी का 50% कैलकुलेट करके यहाँ लिखो, और अगर अदर सिटी में रहता है तो सैलरी जो आपने कैलकुलेट किया उसका 40% का सैलरी लिखो, और ये तीनों के जो आंसर आते हैं कंपेयर करो, और तीनों में से जो लोअर है उतना आपको क्या मिलेगा, एग्जम्पशन। ओके, देखो इसके बेस पे हम सबसे पहले ये इसमें एक ही चीज हमें कैलकुलेट करने जैसी है, एंड दैट इज व्हाट, दैट इज अ सैलरी। तो सैलरी कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखो यहाँ सैलरी एचआरए के लिए क्या सैलरी में क्या लेते हैं, एम्प्लॉय का जो बेसिक सैलरी है वो ले लो, डीएनएस अलाउंस फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, मतलब जो रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए एचआरए कैलकुलेट, सॉरी रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए जितना डीए कंसीडर किया जाता है उतना डीए ले लो। और सी थर्ड पॉइंट इज व्हाट, कमीशन इफ इट इज पेड एज अ परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। मतलब देखो ये सैलरी का मतलब आपने देखा इतने सारे पॉइंट पढ़े आपने, लीव सैलरी, तो लीव सैलरी में भी सैलरी क्या लेना है, बेसिक प्लस डीए फॉर्मिंग पार्ट प्लस कमीशन। फिर हमने देखा ग्रेच्युटी कवर्ड, एक यही पॉइंट ऐसा है जिसमें आप बेसिक और डीए का ही टोटल करते हो। ग्रेच्युटी नॉट कवर्ड में भी यही पॉइंट है, बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन, और एचआरए में भी क्या है, बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन। ओके देखो सैलरी आपको सैलरी ऑफ द प्रीवियस ईयर ओनली बी कंसीडर फॉर कैलकुलेटिंग द एग्जम्पशन, मतलब प्रीवियस ईयर में एम्प्लॉय ने जितनी सैलरी रिसीव की है वही सैलरी हम यहाँ लेंगे। ओके, सैलरी फॉर द पीरियड ड्यूरिंग विद द रेंटल अकोमोडेशन इज नॉट ऑक्यूपाइड इज नॉट टू बी कंसीडर, मतलब आप जितने पीरियड में किराए के मकान में रहते हो वही पीरियड का सैलरी लेना है, जितना पीरियड आप रेंट के मकान में नहीं रहते वो पीरियड का सैलरी नहीं लेना है। और नो एग्जम्पशन इफ द एम्प्लॉई इज हैविंग ओन हाउस, अगर खुद का मकान है तो उसको एग्जम्पशन मिलने वाला ही नहीं है। और सी रिलेवेंट पीरियड मींस व्हाट, पीरियड ड्यूरिंग विद द रेंटल अकोमोडेशन इज ऑक्यूपाइड बाय द एम्प्लॉय। ये सम करने से पहले ये जो पॉइंट्स थे वो आपको क्लियर करा दूं, फिर हम सम करते हैं। देखो मैंने आपको क्या बताया कि आपको एचआरए मिलता है, ठीक है, आपको क्या मिलता है, एचआरए। तो आपको तीन चीजें कंपेयर करनी है कि भाई एचआरए रिसीव, ठीक है। सेकेंड पॉइंट इज रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। रेंट पेड मतलब आपको आपके एम्प्लॉयर ने एचआरए दिया और उसके बाद वो एचआरए का यूज करके आप किराए के मकान में रहने गए और रेंट पे की, ओके, माइनस 10% ऑफ सैलरी। तो आपको यहाँ सैलरी वही पीरियड का लेना है जितने पीरियड का आपने रेंट पे किया। सपोज ये 12 महीने का साल है, उसमें से मैं 8 महीना किराए के मकान में रहा, फिर बाकी के 4 महीने मैंने अपना खुद का मकान ले लिया, उसके बाद अपने घर में चला गया। तो यहाँ मैं सैलरी कितने महीने का लूंगा, जितने महीने में किराए के मकान में रहा वो उतने पीरियड का ही मैं सैलरी लूंगा। रेंट पर कितने पीरियड का लूंगा, 8 महीने का ही। और यहाँ पे भी अगर मुझे सैलरी लेना है, थर्ड पॉइंट कि 50% ऑफ सैलरी या तो फिर 40% ऑफ सैलरी। अगर मेट्रो सिटी में रहते हैं तो 50% लेना है और अदर सिटी में रहते हैं तो 40%। लेकिन वो सैलरी कौन से पीरियड का आपको लेना है, जितना पीरियड आप रेंट के मकान में रहते हो उतने पीरियड का ही आपको सैलरी लेना है। एचआरए पूरे साल का ले लो, जितना मिला है वो पूरा ले लो। लेकिन और एक चीज याद रखो, अगर आपका खुद का मकान है, खुद का मकान है मतलब आप रेंट नहीं पे करते हो, तो यहाँ रेंट पेड का फिगर क्या आएगा, अगर आपका खुद का मकान है तो रेंट पेड का फिगर क्या आएगा, 0। तो 0 है। अगर ये तीन चीजें कंपेयर करते हो, सपोज पहला फिगर आपका है 15,000, दूसरा फिगर आपने रेंट ही नहीं पे किया तो रेंट पेड 0 है क्योंकि आप खुद के मकान में रहते हो। खुद के मकान में रहते हो तो सेकेंड वाले पोर्शन का आंसर 0 आएगा या माइनस में जाएगा, माइनस में हम लिखते नहीं तो 0 लिखेंगे। और यहाँ पे भी सपोज समझ लो 2,000 है, तो ये तीनों में से कम कौन सा है, 0, मतलब एग्जम्पशन कितना मिलेगा, 0। नो एग्जम्पशन इज अवेलेबल। जब आपका खुद का मकान है तब आपको एचआरए का एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, ठीक है। लॉजिक समझ में आया, क्योंकि रेंट पेड आपका 0 होगा तो सेकंड वाले ऑप्शन का आंसर ही 0 हो जाएगा, और तीनों को कंपेयर करेंगे तो लोएस्ट कितना है, 0, तो एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, ठीक है।
तो आपको तीन चीजें कंपेयर करनी है और तीनों में से जो लोएस्ट है उतना आपको एग्जाम्पशन मिलता है। तो देखो ये एक सम है, हम करते हैं तो उसको सम करने के बाद आपको पूरा क्लैरिटी आ जाएगा। ये मिस्टर रॉय करके कोई एक बंदा है, ठीक है। वो कहाँ रहता है? स्टेइंग इन चेन्नई। देखो आपको देखना है कौन सी सिटी में रहता है। ओके, देखो ये जो थर्ड पॉइंट है उसमें आपको देखना है कि अगर वो मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, मद्रास मतलब चेन्नई वहां रहता है तो थर्ड पॉइंट में आपको सैलरी का कितना परसेंट लेना है? 50%। और अगर कोई दूसरी सिटी में रहता है, 4 मेट्रो सिटी को छोड़ के, तो थर्ड पॉइंट में आपको सैलरी का कितना परसेंटेज लेना है? 40%। तो ये चेन्नई में रहता है तो आपको एक चीज तो क्लिक होनी चाहिए कि यहाँ मुझे 50% ऑफ सैलरी लेना है। अभी देखो उसको मंथली सैलरी कितना मिलता है? 12,500 उसको मंथली सैलरी मिलता है। 1500 पर मंथ उसको डीएनएस अलाउंस मिलता है। ओके, 1500 रुपया पर मंथ उसको डीएनएस अलाउंस मिलता है और 4% कमीशन मिलता है उसको टर्नओवर पे। नाउ ही हैज पेड द एचआरए 1800 पर मंथ एंड टर्नओवर अचीव्ड बाय हिम फॉर द ईयर इज 15 lakh. House rent paid by him is rupees 2,500 per month. Now he has received the advance salary of rupees 50,000 in the March 2020 relating to the period April and July. Find the taxable HRA for the assessment year 2021. ठीक है, देखो एक चीज आपको मैंने बताया कि यहाँ पे आपको एक पॉइंट बताया कि सैलरी फॉर द प्रीवियस ईयर ओनली टू बी कंसीडर्ड। मतलब अगर आपको कोई एडवांस सैलरी मिला है और पिछले साल का एरियर सैलरी मिला है, वो आपको सैलरी के कैलकुलेशन में कंसीडर नहीं करना है। ओके, तो देखो यहाँ पे वो कितने महीने किराए के मकान में रहता है नहीं बोला है, लेकिन यहाँ एक चीज बोली गई है कि भाई वो महीने का 2,500 रेंट देता है, मतलब पूरे साल वो किराए के मकान में ही रहा है। अगर आपको ऐसा होता कि भाई वो 5 महीने किराए के मकान में रह रहा है, बाकी के पीरियड में उसने अपना खुद का मकान ले लिया है, तो ऐसा होता तो आपको सब में बता दिया होता। नहीं बताया तो हमें क्या एज्यूम करना है कि थ्रू आउट द ईयर ही हैज रिसाइडेड इन दी रेंटल अकोमोडेशन। अभी यहाँ पे आपको ऐसा बताया गया है कि यू डिटरमाइन द टैक्सेबल अमाउंट ऑफ द एचआरए। एचआरए का टैक्सेबल अमाउंट आप डिटरमाइन करो, ऐसा आपको बताया गया। फॉर विच असेसमेंट ईयर? फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। ओके, ये असेसमेंट ईयर 2021 है, मतलब उसको जो प्रीवियस ईयर 2019-20 में उसको जो एचआरए मिला है उसके लिए हमें एग्जम्पशन कैलकुलेट करना है। तो हमारा प्रीवियस ईयर कौन सा हुआ? 2019-20। अभी 19-20 में देखो, अब अगर मुझे टैक्सेबल एचआरए किसी का भी कैलकुलेट करना है तो हम कैसे कंप्यूट करेंगे? तीन चीजें ले लेंगे। फर्स्ट इज व्हाट एचआरए रिसीव। देखो उसको कितना एचआरए मिल रहा है वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ आपको सब में बताया गया है कि ही इज रिसीविंग रुपीज 1800 पर मंथ एज ए एचआरए। मतलब महीने का उसको 1800 एचआरए मिल रहा है। महीने का 1800 तो 12 महीने का कितना उतना एचआरए रिसीव्ड हमारा फर्स्ट फिगर आ जाएगा। देखो ये एचआरए एक महीने का 1800 तो 12 महीने का कितना, तो 21,600 उसने पूरे साल में कितना एचआरए रिसीव किया है? 21,600। नाउ सेकेंड पॉइंट इज व्हाट? रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। उसकी जो सैलरी है उसका 10% निकालना है। और सैलरी के लिए हम क्या करेंगे? तो सैलरी के लिए हमें तीन चीज का टोटल करेंगे। मैंने आपको बताया उसको पूरे साल में जितना बेसिक मिला है वो, फिर उसका जो डीए है, फॉर्मिंग पार्ट कितना है ऐसा नहीं होता है तो पूरा डीए ले लो, और कमीशन बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। ओके, तो टर्नओवर का तो देखो उसको पूरे साल में बेसिक कितना मिला है, तो एक महीने में उसको कितना बेसिक सैलरी मिलता है? देखो ही रिसीव्स 12,000 मंथली एज अ बेसिक सैलरी, 12,500। तो 12,500 उसको बेसिक सैलरी मिल रहा है, ठीक है। और उसको डीएनएस अलाउंस कितना मिल रहा है? 1,500 पर मंथ एज ए डीएनएस अलाउंस, मतलब 12,500 प्लस 1,500। ओके, इतना उसको बेसिक प्लस डीए मिल रहा है। तो ये कितना हुआ? 12,500 प्लस 1,500 मतलब 14,000। तो उसको 14,000 उसको बेसिक प्लस डीए मिल रहा है, और वो मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे तो उसको कितना सैलरी मिला वो पता चलेगा। बेसिक प्लस डीए, कमीशन हम बाद में लेते हैं।
तो देखो 14,000 प्लस 12,000 करेंगे, सॉरी मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे तो 14,000 1,68,000 मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे तो 1,68,000। ये क्या हुआ, उसका बेसिक और डीए का टोटल हुआ 1,68,000। ये उसका बेसिक और डीए एक साल में उसको बेसिक और डीए इतना मिला। और देखो कमीशन के बारे में भी कुछ बताया कि उसको कमीशन कितना मिल रहा है, उसको 4% कमीशन मिल रहा है उसके टर्नओवर पे। और उसने पूरे साल में कितना टर्नओवर अचीव किया है, 15 लाख। तो 15 लाख का 4% कितना होगा, 15 लाख का 4% हमें कैलकुलेट करना है। ओके, तो ये 15 लाख हमने निकाले, 15 लाख 16,000 परसेंटेज निकाल देते तो 60,000 होगा। ओके, तो सॉरी मतलब 60,000, ठीक है। तो ये 60,000 उसका क्या हुआ, कमीशन। तो ये 1,68,000 उस, देखो एक महीने का उसको 12,500 बेसिक मिलता है और डीए 1,500 मिलता है, मतलब टोटल हुआ 14,000। तो 12 महीने में 1,68,000 ये मिला, प्लस अनदर 60,000 इज रिसीविंग व्हाट, कमीशन। तो उसका सैलरी कितना हुआ, 68,000 प्लस 60,000, 1,68,000 कितना हुआ बेटा, 2,28,000 2,28,000 ना। तो उसको पूरे साल में सैलरी कितना मिला, 2,28,000। ये 2,28,000 है। ओके, देखो अभी मेरा रेंट पेड का जो फिगर है वो आपको दिया है कि एक महीने का वो कितना रेंट पे करता है, 2,500 पर मंथ। तो 12 मंथ का कितना रेंट पे करेगा, तो 2,500 मल्टीप्लाई बाय 12। तो उसका रेंट कितना पे किया उसने, 30,000 रेंट पे किया। ओके, तो 30,000 रेंट पेड बाय हिम इज हाउ मच, 30,000। अभी आपने उसका सैलरी कैलकुलेट किया, पूरे साल का कितना सैलरी है वो हमने कैलकुलेट किया। आपने वो कितना सैलरी कैलकुलेट किया हमने, 2,28,000 हमने कैलकुलेट किया। और उसका 10% हम निकालेंगे तो 2,28,000 जो हमने कैलकुलेट किया, ये वाला अमाउंट हमने 2,28,000, उसका 12% 10% हम निकालेंगे तो अब 2,28,000 ના 10% આપણે કરીએ તો કેટલા થશે, 22,800। તો 30,000 આખા વર્ષની રેન્ટ પે કરી છે અને સેલેરીના 10% આપણે ગણીએ તો એ કેટલા થશે, તો કે આ બે વચ્ચેનો જે ડિફરન્સ આવે તે ફિગર, તો ધેટ ઇઝ હાઉ મચ, 7,200। ओके, तो 7,200 दिस इज माय सेकेंड अमाउंट। और थर्ड अमाउंट इज व्हाट, थर्ड अमाउंट इज द अमाउंट दैट इज 40% या 50% ऑफ सैलरी। अगर मेट्रो सिटी में रहता है तो 50% लेना है, मेट्रो सिटी में नहीं रहता है तो 50% लेना है। सॉरी, मेट्रो सिटी में रहता है तो 50, मेट्रो सिटी में नहीं रहता है तो 40। तो यहाँ पर बोला है कि ये भाई चेन्नई में रहता है तो उसका जो सैलरी है उसका 50% ले लो। हमने सैलरी उसका अभी कैलकुलेट किया 2,28,000। तो ये 2,28,000 उसका जो सैलरी है उसका हम 50% कर लेते हैं तो हमें ये थर्ड फिगर मिल जाएगी, दैट इज हाउ मच, 1,14,000। 1,14,000। देखो आपके पास तीनों फिगर आ गई, HRA रिसीव्ड, देन रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी एंड 50% ऑफ सैलरी। तीनों में से कम कौन सा है, लोएस्ट कौन सा है, द लोएस्ट अमाउंट इज 7,200। तो आपको कितना एग्जम्पशन मिलेगा, 7,200 HRA इज एग्जम फ्रॉम टैक्स। अभी उसको HRA कितना मिला है, 21,600 HRA मिला है। देखो उसको 21,600 सैलरी HRA मिला है, उसमें से तीनों में से जो लोएस्ट है, लोएस्ट कितना है 7,200, उतना उसको एग्जम्पशन मिलेगा। तो ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस है 14,400, दैट मच विल बी द टैक्सेबल HRA। समझ में आया आपको टैक्सेबल HRA? हेलो, Yes, sir. ओके। अभी बहुत कम बाकी रहा है, ये हमें कुछ अलाउंसेस हैं वो कल सुबह में 5 मिनट में डिस्कस हो जाएगा। और फिर एक परक्विजिट, एक ही परक्विजिट है वो हमें डिस्कस करनी है, ठीक है। फिर ये डिडक्शन तो कुछ नहीं है। तो ओके, एंटरटेनमेंट अलाउंस का है, ठीक है। तो ये कल 1 घंटे का काम है बेटा। तो कल हम सुबह में 11:30 बजे
I will be here. Okay, आज भी लेना था लेकिन इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, so I could not take the lecture. Okay, so at present I am concluding my lecture. Okay.